एवरीवन, दिस इज सकीना आली और कैसे हैं आप सभी लोग। तो जिस तरीके से ढासू कंटेंट आप लोग के लिए अपलोड होना चालू हो चुका है और आज मैं आप लोग के लिए सेकंड चैप्टर लेकर आई हूँ केमिस्ट्री का, जो फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है केमिस्ट्री का, आप लोग जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आई बटन में भी आप लोग को पिन कर दूंगी कि जिससे कोई तकलीफ तुम लोगों को ना हो। बहुत अच्छे 95 से प्लस मार्क्स हमें लेकर आना है क्लास 10th में। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का चैप्टर हमारा जो रहने वाला है चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। यार बहुत ही प्यारा चैप्टर है। क्या होता है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, वो हम लोग जानेंगे। तुम लोग के घर में कभी तुम लोग ने एसिड देखा है कि ये मेरे घर में होता है कि तुम्हारे भी घर में होता है, मुझे बताना। हमारे घर में पता है क्या होता है कि बहुत ही बार जब ड्रेनेज सिस्टम नहीं चलता तो मम्मी क्या करती है कि मतलब जो वॉशरूम का ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, यार एसिड डाल दे इसमें तो जो भी मतलब पानी नहीं जाता है ना तो जाने लग जाएगा। तो थोड़ी देर हम उसे रखते हैं और उसके बाद पानी जाने लगता है, ठीक है। बहुत तेज हो रहा है। तो ऐसा तुम लोग के साथ भी होता होगा शायद, या होता है या नहीं होता है मुझे बताना। कि मेरी मम्मी ऐसा बोलती है कि तुम्हारे यहाँ भी ऐसे कोई सीन होते हैं। तो वहां मैंने सबसे पहली बार देखा था कि ये एसिड हमारे घर में भी पाया जाता है। एसिड हमारे पेट में भी पाया जाता है। हाँ हाँ, वही पेट जहाँ तुमने पिज्जा बर्गर ठूस रखे है, पानी पूरी है ना सब ठूस रखी है, वही पेट में भी तुम्हारा पाया जाता है। और बहुत सारी ऐसी जगह, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स है कि जहां हमारा एसिड पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो एसिड क्या होता है ये देख लेते हैं हम लोग। तो एसिड क्या होता है, एसिड को पहचानते कैसे, सारी चीजें देखने वाले। तो एसिड का टेस्ट कैसा होता है ना, एसिड का टेस्ट होता है थोड़ा सा खट्टा, सॉर टेस्ट होता है। ये किस तरीके से इसका सॉर टेस्ट यहाँ होता है, थोड़ा सा हल्का सा खट्टा टेस्ट होता है, ठीक है। अब एसिड का टेस्ट खट्टा होता है, ये हमें कैसे पता चला। देखो यार, एसिड हमारे घर में पाई जाने वाली बहुत सारी चीजों में पाया जाता है। जैसे हमारा हो गया कर्ड। हाँ, जब तुम लोग वही कर्ड जब तुम लोग एग्जाम देने जाते हो ना तो मम्मी तुम्हें दही की एक चम्मच चखाती है ना, कि बहुत अच्छे से कर आना, चाहे तुम्हारा कोई भी एग्जाम हो। हमारे बोर्ड से पहले, हमारे प्री बोर्ड से पहले हमें कर्ड चखाया जाता है। सही पकड़े हैं। लेमन जूस, जो कि तुम लोग को पता ही है, नींबू खट्टा आता है, ऐसा हम लोग करके देखते तो हमें बड़ा खट्टा होता है। और बहुत तेज हो रहा है। ऑरेंज भी खट्टा आता है, ठीक है। ऑरेंज जूस एंड विनेगर। विनेगर मतलब जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सिरका या सरका, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। इसको मोस्टली हमारे घरों में यूज किया जाता है। तुम लोग अपनी मम्मी से पूछ रहे, तुम्हें क्या पता होगा, ठीक है, कि मम्मी सिरका यूज करते हो, विनेगर यूज करते हो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि विनेगर की एक बॉटल आती है, कलरलेस आता है, पानी जैसा ही दिखता है। उसे सिरके को कभी पानी समझ के मत पी जाना, ठीक है। ओके। तो ये तो कुछ हुई हमारी एसिड की बातें कि एसिड में क्या क्या हमारी प्रॉपर्टी रहती है और कौन कौन सी डेली यूज की चीजों में हमारा एसिड पाया जाता है। अब मैं अगर बेस की बात करूं ना, तो बेस कैसा होता है, कड़वा होता है। किस टाइप से पता चला दीदी कि बेस कड़वा होता है? अरे यार, किस टाइप से क्या पता चला, बचपन से हम बेस खाते हुए आए। कैसे खाते हुए? तुम लोग बात करने जाते हो, नहाने जाते हो, तो बहुत सी बार क्या होता है, नहाने में जो मतलब हमारे जो सोप होता है उसकी जो फोम बनती है, जो फीन बनता है, तुम्हारे मुंह में तो गया ही होगा है ना आज तक। वैसे ऐसे करके तुम लोग बिल्कुल कहाँ चला जाता है वो तुम लोग को भी पता है। वाह क्या सीन है। तो वो हम लोग को कभी कभी हमारे मुंह में चला जाता है तो पता चलता है कि कड़वा कड़वा इसका टेस्ट है, और ठीक है। और कैसे टच होता है, उसका सोपी टच होता है। ऐसा ऐसा तुम लोग करते हो तो एकदम फिसल जाता है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया ना, तो वैसा ही कैसा टच होता है, इसका सोपी टच होता है। जैसे हम लोग अगर जो लोग शावर जेल यूज करते होंगे तो यार तुम्हारी कहाँ बात है, ठीक है। अब जो हम लोग के जैसे बेचारे बिल्कुल हम गरीब इंसान, हम लोग सोप यूज करते हैं तो उसका इतना सोपी टच होता है कि नहाते नहाते वो सोप ना ऐसा नीचे गिर जाता है फट से, उसका एकदम सोपी सोपी सा टच होता है। समझ रहे हो ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करो तो सोपी टच में आप लोग का हो गया, मतलब बेस में हो गया बेकिंग सोडा, जो कि हमारे सभी के घरों में पाया जाता है और खाने में भी बेकिंग सोडा यूज होता है। सोप हो गया, जैसे अभी मैंने बोला कि सोप से जो नहाते होंगे उनको पता होगा कि सोप बड़ा सोपी टच और बिटर बिटर होता है, ठीक है। एंड वॉशिंग पाउडर, कपड़े वपड़े धोते हो तब तुम लोग को पता होगा है ना, नहीं तो रईस जैसी जिंदगी है तो तुम्हें वो भी नहीं पता होगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले टॉपिक की, इसमें इंडिकेटर। तो इंडिकेटर दीदी क्या होता है, तो इंडिकेटर की बात करो तो ये हमारा वो गाड़ी वाला इंडिकेटर नहीं है कि जिसको तुम लोग है ना गाड़ी चलाते चलाते हम राइट इंडिकेटर देते या लेफ्ट इंडिकेटर देते, तो वो इंडिकेटर ये नहीं है। हाँ, काम ये उसी तरीके से करता है। क्या होता है कि उस इंडिकेटर में हम क्या करते हैं कि हमें राइट टर्न लेना होता है तो हम लोग राइट वाली लाइट लगा देते हैं इंडिकेटर में, और लेफ्ट टर्न लेना होता है तो लेफ्ट वाली लाइट लगा देते हैं। और जो बहुत महान लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं ना, तो राइट लाइट लगाते हैं ना लेफ्ट लाइट लगाते हैं। उनको अगर राइट मुड़ना होता तो ऐसे ऐसे हाथ देते, ठीक है, और लेफ्ट मुड़ना होता तो ऐसे ऐसे हाथ देते कि रोक के भैया तरीके
कि बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते हैं तो उनका बहुत ही ऊंचा मकाम है, बहुत ऊंचे महान लोग में वो लोग आते हैं, ठीक है। यहाँ इंडिकेटर, जैसे हम लोग गाड़ी में इंडिकेटर हमें डायरेक्शन बताता है, यहाँ इंडिकेटर हमें बताएगा कि वेदर द सॉल्यूशन इज एसिड और बेस। तो ठीक है, यहाँ इंडिकेटर भी वही चीजें कर रहा है कि कुछ चीजें इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसकी डेफिनेशन पे चलूं मैं, तो तुम लोग को पेपर में क्या लिख के आना, ये नहीं लिख के आना कि गाड़ी का इंडिकेटर डायरेक्शन बताता है और ये इंडिकेटर बताता है कि सॉल्यूशन एसिड है या बेस। अब तुम लोग को थोड़ी प्यारी सी भाषा में लिख के आना कि जो तुम्हें प्यारे से नंबर तुम्हारे एग्जामिनर। Okay. स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस डेट आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक देखो और बेसिक, है ना। कोई एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस है जो हमें बताएगा कि ये जो हमारा सब्सटेंस है ये एसिडिक है या फिर बेस है, ठीक है। तो दो सब्सटेंस, दीज सब्सटेंस आर नोन एज इंडिकेटर्स। तो तुम लोग देख सकते हो ऐसे सब्सटेंस को हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। द इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस, ठीक है। ये क्या करते हैं, अपने कलर को चेंज कर देते, तब हमें पता चलता है इनके कलर के थ्रू हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वेदर इट इज एसिड और वेदर इट इज बेस, ठीक है। आगे चलते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत प्यारा चैप्टर है, ठीक है। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, 3 टाइप के कुछ इंडिकेटर हम लोग को इस चैप्टर में आप लोग को पढ़ने हैं। पहला होता है हमारा नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, जो नेचुरल चीज है, नेचर्स में जो पाई जाती है, जो मैन मेड चीज नहीं हो, जो हमने ना बनाई हो, नेचर ने खुद ने बनाई हो, जैसे ये पेड़ पौधे, पानी, नदी, है ना, ये सारी क्या है, नेचुरल चीजें। जो डैम है ये हमने बनाया है, ठीक है। तो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होता है, इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। ज्यादा जल्दी जल्दी तो नहीं हो जाता क्या, तो तुम लोग कमेंट्स में मुझे बता सकते हो कि नहीं दीदी ये स्पीड अच्छी है या फिर थोड़ा सा धीरे बोला करूं मैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिटमस तुम लोग ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो तुम्हारे स्कूल में अब तुम्हें एक लिटमस दिखा देंगे, लिटमस पेपर। ये भी एक हमारे ट्री से ही लिटमस बनता है, ठीक है। रेड कैबेज हो गया तो ये नेचुरल चीज है। टर्मरिक मतलब जो हल्दी पाई जाती है, बहुत सारे लोग हल्दी का निखार भी है ना ऐसा चेहरे पे लगाते हैं ऐसे गोरे गोरे होने के लिए। अनियन वो पाया जाता है जिसको हमें आंसू बड़े टपकते रहते हैं। वैनिला और क्लोव, ठीक है। तो एक्सेट्रा, वैनिला सोच के आइसक्रीम बड़ा याद आ गया, है ना, तो मन तो चलता रहता है क्या, सही पकड़े हैं। ये से भी है ना, ठीक है। किसी को दी होगी, तुमने खिलाई होगी आइसक्रीम, है ना, बड़ी पार्टी शार्टी देते रहते हो तुम लोगों को, ठीक है। तो ये पहला टाइप का हमारा इंडिकेटर हो गया है। या सेकंड टाइप के इंडिकेटर की अगर मैं बात करूं तो मेरा होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है कि जो अपनी स्मेल को चेंज कर दे, ठीक है। देखो मैं बताती हूँ डेफिनेशन, सब्सटेंस विद चेंज देयर ऑर्डर, ऑर्डर मतलब स्मेल को चेंज कर दे, विद एसिड एंड बेसिस आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। मतलब अगर एसिड होगा तो कुछ अलग स्मेल आएगी और कुछ बेस होगा तो कुछ अलग तरीके की स्मेल आएगी। हम लोग की, मेरी नाक बड़ी तेज है ना, मेरी मम्मी ऐसा बोलती रहती है, कुत्ते की जैसी नाक है ना। इस टाइप का मम्मी मुझे कॉम्प्लीमेंट देती रहती है बिकॉज मेरी नोज बड़ी तेज है। मतलब जब मैं छोटी थी तो मम्मी जो नाइफ से, अगर मम्मी ने अनियन कट करे और उसी नाइफ से अगर एप्पल कट करके मुझे दे दिया है तो मैं एप्पल को खा के बता देती थी कि इसमें ना अनियन का टेस्ट आ रहा है, इसलिए मेरी मम्मी ये कॉम्प्लीमेंट देती है, ठीक है। मेरे यहाँ कोई भी चीज खराब हो जाती है तो मुझे स्मेल करवाने लाते, देखना ये चीज अच्छी है या खराब है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल्स हमारा अनियन हो गया, ठीक है, वेनिला हो गया और क्लोव हो गया, तो इसके स्मेल से हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ इंडिकेटर्स इज सिंथेटिक इंडिकेटर, जो कि हमारे फैक्ट्री लेबोरेटरीज में पाया जाता है। इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम आर्टिफिशियल सब्सटेंस दैट आर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरीज आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है। लेबोरेटरीज में पाया जाता है। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हो जाता है मेरा मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन, ये दो मेरे एग्जाम्पल, ये पहला और ये हो गया हमारा दूसरा टाइप का एग्जाम्पल। तो आप लोग को देख सकते हो ये 2 एग्जाम्पल आप लोग को दिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एसिड की। क्या अब हम लोग को डीप में पढ़ना है कि एसिड क्या होता है। अभी तक दीदी आपने बता दिया, सॉर टेस्ट होता है, मतलब खट्टा होता है, जैसे दही हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, लेमन जूस हो गया और विनेगर, ठीक है। तो सॉर टेस्ट सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एसिड क्या करता है, ब्लू एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। चलो मैं बताती हूँ ये कि ये क्या बीमारी है ना। अब ये क्या लोचा है दीदी, ये कैसे होता है। चलो अब मेरे पास ना एक एसिड सॉल्यूशन है, लेट अस कंसीडर कि ये वाला जो सॉल्यूशन है ये एसिड सॉल्यूशन, मेरे पास मेरे को एक दिया गया है ब्लू लिटमस पेपर दिया गया है। जब जैसे ही मैंने ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डाला तो इट टर्न्स रेड, ठीक है। ये अपना कलर चेंज करके ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। अब तुम लोग बात करोगे कि दीदी अगर ब्लू लिटमस की जगह हमें रेड लिटमस पेपर ही दे दिया गया तो देखो, तो अगर मैं रेड लिटमस पेपर को इसमें अगर डालूंगी तो यहाँ कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न हो जाता है, तब पता चलता है कि इट इज एसिड, ठीक है। ये क्या है, मेरा एक एसिड है। और अगर तुम रेड लिटमस पेपर डाल दोगे तो कोई चेंज नहीं होगा। वैसे ही अगर तुम ये रेड लिटमस पेपर को इसमें डालते हो जो कि मेरे पास एक बेस सॉल्यूशन है, तो रेड लिटमस पेपर क्या शो करने लग जाता है, ब्लू कलर शो करने लग जाता है। तो ये ब्लू
रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। तो देखो रेड लिटमस पेपर, ये रहा रेड लिटमस पेपर, ठीक है, इसको हमने सॉल्यूशन में डाला तो इसका कलर कैसा हो गया, यहाँ ब्लू हो गया। देखो डालते से ये इतना कलर दिख रहा है तुम्हें, ब्लू होता हुआ, है ना। और वैसे ही अगर मैं बात करूँ कि दीदी इसमें हम लोग ब्लू लिटमस पेपर डाल दे, तो चलो मैं ब्लू कलर का लिटमस पेपर ले आती हूँ। ये रहा, तुम्हारी दीदी ने ब्लू कलर का लिटमस पेपर ले आई है, ठीक है। तो इसका कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो तुम समझ जाना कि मतलब इसमें कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है तो इट इज बेस, है ना, मतलब कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। तो जब ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, हमारा एसिड सॉल्यूशन है। और जब रेड लिटमस पेपर हमारा ब्लू में चेंज हो जाता है तो वो सॉल्यूशन हमारा बेस है। तो ये तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं। तो ये लिटमस पेपर का आप लोग का छोटा सा आप लोग को याद रखना है। ब्लू लिटमस जब रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, हमारा एसिड। और जब रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो वो होता है हमारा बेस। चलिए आगे चलते हैं हम लोग के, हमारे पास थर्ड पॉइंट होता है कि एसिड गिव्स H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है बेटू देखो, ये जैसे मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, इसमें मैंने पानी डाला, ये ले लेते बीकर, पानी में मैंने क्या डाल दिया, एसिड के कुछ ड्रॉप्स डाल दिए। यहाँ ये एसिड भी मैं डाल रही हूँ। तो जैसे ही हम लोग ने एसिड को पानी में अगर हम लोग डाल रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, इट प्रोड्यूस H+ आयंस। ये हमारे H+ आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो तुम लोग को याद होना चाहिए कि जब हम लोग किसी पानी में एसिड को डाल रहे हैं तब क्या होता है, H+ आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। कौन से आयंस प्रोड्यूस करेगा, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वही है हमारा वाटर है। यहाँ एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वाटर। तो ये तुम्हारी कुछ एसिड की प्रॉपर्टीज है। आगे चलते ये लिटमस टेस्ट मैंने बता दिया तुम लोग को। टाइप्स ऑफ एसिड, यहाँ बहुत सारे टाइप्स के एसिड होते हैं। सबसे पहला होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, ताकतवर, है ना, है सुल्तान, ऐसा वो वाला, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है यार, एसिड जो कि ना बहुत ज्यादा H+ आयंस हमारे रिलीज कर सके वाटर में, तो वो होता है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये बहुत सारे H+ आयंस रिलीज कर सकता है। वीक का मतलब कि जो बहुत कम H+ आयंस रिलीज करे, ठीक है, जब उसको पानी में मिलाया जाए उसी एसिड को तो बहुत कम H+ आयन रिलीज कर सके। स्ट्रॉन्ग का मतलब कि जब उस एसिड को पानी में मिलाया जाए तब वो बहुत ज्यादा H+ आयंस रिलीज कर रहा हो। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स होते हैं आप लोग के HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, ठीक है। वीक एसिड्स के आप लोग के एग्जांपल्स है आप लोग CH3COOH, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड और लैक्टिक एसिड। तो आप लोग को ये याद रखना है, ये आप लोग को पूछा जाता है तो आप लोग इसको IMP लगा सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड क्या होता है। तीसरे टाइप के, दो टाइप के और एसिड होता है हमारे पास, कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। एंड इसका मतलब क्या है, कंसंट्रेटेड का मतलब बच्चा कि देखो अब हमने क्या बोला कि जब हमारे पास पानी होगा और एसिड होगा, दो चीजें कि अब हमने कंसंट्रेटेड में बात करी कि जब हमारे पास एसिड ज्यादा होगा और पानी का अमाउंट कम होगा। देखो कुछ कुछ अमाउंट्स में होंगे कि एसिड भी कुछ अमाउंट में है और हमारा पानी भी कुछ अमाउंट में। जब एसिड, ये वाला एसिड ज्यादा है और पानी मेरा कम है तब हम लोग बोलेंगे कि कंसंट्रेटेड एसिड है। और इसी का उल्टा डाइल्यूट एसिड, जब मेरे पास पानी मोर अमाउंट ऑफ वाटर है और लेस अमाउंट ऑफ एसिड है, पानी बड़ा ज्यादा है, ठीक है, और एसिड बड़ा कम है, तब हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा डाइल्यूट एसिड है। आई होप तुम लोग को ये चारों एसिड समझ में आ गए होंगे, स्ट्रॉन्ग, वीक, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। अब बात करते हैं बेस की, कि जिस तरीके से दीदी आपने बताया था बेस हमारा सोपी टच होता है, ठीक है ना, एकदम वो वाला डव का सीन आता है ना कि एकदम प्यारी सी निखार, है ना, बहुत तेज हो रहा है। तो बिटर इन टेस्ट, हम लोग को बहुत सी बार सोप मुंह में चला जाता है तो पता चलता है कि बिटर होता है टेस्ट में। अब ये तुम लोग को अभी बताया, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो हम लोग ने बताया कि रेड लिटमस पेपर को मैंने डाला तो देखो ये इसने क्या कर दिया, इसका कलर ब्लू में कन्वर्ट कर दिया, दिख रहा है ये, आई होप क्लियर हुआ, ठीक है। अब साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि बेस गिव OH- आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो वहां जब उसको एसिड को पानी में हम लोग डाल रहे थे तब वो H+ आयंस हमारा रिलीज कर रहा था। तब तुम ये मत सोचो ना कि बेस में H- आयन करेगा, H- करेगा पर इसके साथ O भी है, OH- आयन से रिलीज करेगा। जब बेस को हम, देखो ये एक बेस है, मान लो ये पिंक कलर का तुम्हारा बेस है और इसको ये वाला बेस है, ये जो ड्रॉपलेट से ये बेस है और ये वाला पिंक कलर का ये वाटर है। तो जब इस वाटर को, बेस को वाटर में डाल देंगे तब ये OH- आयंस को रिलीज करेगा, ठीक है। तुम लोग को पता है कि these are the substances which are slippery and soapy in touch। समझ रहे हो? तो ये बड़ा प्यारा तरीके से तुम लोग को लग रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेस के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जिस टाइप से हम लोग को एसिड को पढ़ा है, बेस के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। क्या क्या टाइप है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वीक बेस होता है और अल्कलीज होते हैं, ठीक है। तो अब स्ट्रॉन्ग और तुम लोग वीक तो समझ ही गए होंगे, एसिड को पढ़ के आए। जो बेस बहुत ज्यादा OH- आयंस रिलीज करता है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है। उसके एग्जाम्पल्स होते हैं NaOH, KOH, CaOH ट्वाइस, ठीक है। तो मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड
हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वीक बेसिस की बात करूं तो ऐसे बेसिस जो बहुत कम OH माइनस आयन बहुत लेस रिलीज करे, ये हाई लिख देती हूँ, बहुत ज्यादा हाई अमाउंट रिलीज करता है, उसको बोलते हैं हम वीक बेसिस, है ना। ये लेस अमाउंट ऑफ OH माइनस रिलीज करे तो वो वीक बेसिस, और इसका एग्जांपल है NH4OH, तो आप लोग को याद रखना है। अल्कलीज की बात करूं तो ऐसे बेसिस जो कि पानी में सॉल्यूबल हो, वैसे ना बेसिस बेटा इनसॉल्यूबल होते हैं, तुम लोग को ये याद रखना है, पर कुछ ऐसे बेसिस होते हैं जो सॉल्यूबल होते हैं हमारे पानी में, तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, उनको हम लोग अल्कलीज बोलते हैं। तो इनका नाम याद रखना, जैसे मेरा नाम है सकीना, ठीक है, तुम्हारा नाम भी प्यारा सा होगा, मेरे प्यारे भाई बहनों का नाम है ना, प्यारे बच्चे पार्टी का नाम, तो ये अल्कलीज होते हैं। तो ये कुछ हो गए हमारे एसिड और बेसिस, और टाइप्स ऑफ एसिड देखा, टाइप्स ऑफ बेस देखा हमने, कि एसिड को पानी में डाल रहे तो H+ आयंस होते हैं, और बेस को अगर पानी में डालते हैं तो हमारे OH माइनस आयंस प्रोड्यूस होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स में बात करूं मैं अगर तो आप लोग की बहुत ही अच्छी तरीके से तुम लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ लिटमस पेपर की बात, कि देखो अगर मैंने रेड लिटमस पेपर, देखो मैंने बोला था कि अगर तुम लोग एसिड में रेड लिटमस पेपर डालोगे तो रेड ही रह जाएगा, पर अगर तुम ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो इट टर्न्स रेड। तो देखो ये ब्लू लिटमस पेपर डाला था, ये देखो ये ब्लू कलर है ना, तो ये नीचे से क्या अच्छा हो गया, रेड हो गया। ठीक है, तो ये पता चल जाता है कि हमारा एसिड है। अब मैं बेस की बात करूँ तो बेस में अगर तुम लोग ने ब्लू लिटमस पेपर डाला तो वो रिमेन्स ब्लू ही हो जाएगा, मतलब ये वाला। ठीक है, पर अगर तुमने रेड लिटमस पेपर डाला तो इसका कलर चेंज होकर ये ब्लू कर देगा, देखो ये नीचे, ठीक है, दिख रहा है ना। न्यूट्रल की बात करूं तो मैं, अगर तुम लोग रेड डालोगे तो लिटमस पेपर रेड ही हो रह जाएगा, और अगर तुम ब्लू डालोगे तो ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रह जाएगा, तो वो क्या हो जाता है हमारे न्यूट्रल, है ना, बीच का बंदर। ठीक है, तो वो कैसा होता है, न्यूट्रल, उसको बोलते हैं न्यूट्रल। हमारे दोस्तों में भी कुछ होता है ना, कि जो एक तो इसकी पार्टी में होता है, एक उसकी पार्टी में होता है, और जो बीच में होता है जो इसकी पार्टी में भी जाएगा और उसकी पार्टी में भी जाएगा ना। मुझे तो दोनों से दोस्ती नहीं माने, तो वो कैसा होता है, बीच का बंदर हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये न्यूट्रल जो है हमारे, ये है बीच का बंदर। सही पकड़े हैं। तब तुम लोग को याद रखोगे। चलिए बेटू आइडेंटिफिकेशंस की बात करते हैं। अभी तक हम लोग ने एसिड्स देखे थे, HCl, ठीक है, मतलब जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मानते हैं, तो उसमें हमारा था HCl, मतलब हाइड्रोजन कंटेन है, देखो। ठीक है, दूसरा हमने देखा था H2SO4, मतलब इसमें भी हाइड्रोजन कंटेन है। तीसरा हमने देखा था HNO3, मेरा पेन बहुत खूबसूरत चल रहा है तो तुम नजर नहीं लगाओगे, ठीक है, तो इसमें भी हाइड्रोजन कंटेन है। तब तुम्हारे लिए क्वेश्चन यहाँ आता है कि ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिड, जितने भी कंपाउंड्स हमारे हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं तो वो क्या एसिड होते हैं। जल्दी जल्दी सोचो, टिक 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 टिक, दिमाग की बत्ती जलाओ, मिंटोस खाओ। ठीक है, तो इसका आंसर है बेटू फॉल्स। अब तुम लोग बोल रहे होंगे कि दीदी इसका आंसर फॉल्स क्यों है। एक बात मुझे बताओ, H2O ये भी तो फिर हमारा पानी, इसमें भी तो हाइड्रोजन कंटेन है, ये H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन। तो क्या पानी एसिड है। तुम दिन में 24 घंटे जो पीते हो, ठीक है, कितने घंटे पीते आई डोंट नो, अच्छा, पर वो क्या तुम एसिड पीते हो? नहीं, कब से मर जाते हैं हम एसिड पीते, तो है ना, प्यार मोहब्बत में लोग ऐसे स्टंट्स करते हैं, पर हम नॉर्मल इंसान है। ठीक है, तो ये इसका आंसर फॉल्स क्यों हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन जो भी कंपाउंड कंटेन करता है वो सभी कंपाउंड्स हमारे एसिड्स नहीं होते, तो कुछ कुछ होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल तुम लोग को बताया H2O, उसमें भी हाइड्रोजन होता है पर वो एसिड नहीं है, एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो तुम लोग देख सकते हो इट इज न्यूट्रल। NaOH की बात करूं तो इसमें भी ये रहा हाइड्रोजन कंटेंट है, पर NaOH एक बेस है आप लोगों के लिए। हमारे पास शुगर का एक फॉर्मूला होता है C12H22O11, तो ये हमारे पास एक शुगर होती है, देखो इसमें भी हाइड्रोजन यहाँ कंटेंट, इसमें भी ये रहा हाइड्रोजन और इसमें भी ये रहा हाइड्रोजन। तो यार सब जो कंपाउंड सभी हाइड्रोजन कंटेन करते हैं वो एसिड नहीं होते, तो इट्स मिथ। ठीक है, ओके, चलो अब हम लोग बात करते हैं, हम अब आ चुके हैं रिएक्शंस और लोचे पर हम लोग अब आ चुके हैं, तो देखते हैं हम लोग इसमें किस तरीके से बात करते हैं। मैंने बोला कि मेरे पास कोई एक एसिड है, एसिड को मैंने एक मेटल से रिएक्ट करवा दिया। अब तुम लोग को मेटल्स के नाम तो बहुत अच्छे से पता होंगे, ठीक है, या फिर तुम लोग ने अगर बहुत अच्छे तरीके से क्लास पढ़ी होगी, है ना, 8वीं 7वीं 6ठी, तो तुम लोग को आते होंगे, नहीं तो तुम गोते ही खाओगे और तुम्हारी सकीना दीदी को रायता बिल्कुल समेटना पड़ेगा तुम्हारे रायते को, है ना। जब मैंने बात करी कि कोई मेटल है मेरे पास, उसको मैंने अगर एसिड से रिएक्ट करवा दिया है तो वो क्या मेरे को देगा। तो देखो कोई मेटल है, उसको मैंने एसिड से रिएक्ट करवाया तो ये मुझे प्रोडक्ट्स में देगा, एक सॉल्ट होगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ निकल रही होगी। ठीक है, मेटल कौन सा ले, चलो जिंक ले लेते हैं, तो ये जिंक हमने मेटल ले लिया, ये देखो मेटल है। एसिड कौन सा ले, सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, चलो तुम लोग ने बोल दिया तो सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, तुम्हारी दीदी तुम्हारे हिसाब से ही चलती, तुम्हारी हसलर दीदी। चलो, जब जिंक को हमने H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया तब मुझे मिलता है ZnSO4, मतलब जिंक सल्फेट यहाँ पर मुझे मिल रहा है। और यहाँ तुम लोग को पता ही है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, तो तुम लोग बस डायरेक्टली H2 को निकाल देना, है ना। ये सॉल्ट कौन बना, जिंक सल्फेट इज आवर सॉल्ट। ठीक है, मेटल हमारा था Zn और एसिड था H2SO4, सॉल्ट बन गया जिंक सल्फेट। अब इसकी हम लोग एक एक्टिविटी
परफॉर्म करेंगे जो तुम्हारी एनसीईआरटी में दी है और जो तुम्हें परफॉर्म करना बड़ा जरूरी है, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो अब हम लोग पता है ये पता लगा रहे कि क्या इसने झूठ तो नहीं बोला है कि जब हम लोग एक मेटल को एक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन की गैस इवॉल्व होती है। हम लोग को चेक करना है, चलिए सीआईडी है ना, हम लोग जासूस बन के चेक कर रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तब हमने क्या लिया, चलो मैं पहले सेटअप तुम लोग को समझा देती हूँ। इस सेटअप में हमारे पास एक स्टैंड है, जिस स्टैंड से हम लोग ने एक टेस्ट ट्यूब को ऐसे पकड़ रखा है, ऐसा ऐसा, ये बीच में टेस्ट ट्यूब है, इसको ऐसे पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब हो गई हमारी। साथ ही साथ इससे एक डिलीवरी ट्यूब हमने अटैच करवा रखी है। हमने कंटेनर में सोप सॉल्यूशन डाल रखा है और यहाँ एक कैंडल है। तो ये सेटअप तुम्हारा हो गया। अब मैं बताऊं कि हम लोग ने किसको किससे रिएक्ट करवाना है। तो तुम लोग को पता है कि मेटल को हमें किससे, एसिड से रिएक्ट करना है। चलिए भाई साहब, तो हमने इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया है हम लोग ने मेटल के कुछ ग्रेनुअल्स डाल दिए। तो देखो ये जिंक के हम लोग ने ग्रेनुअल्स डाल दिए। साथ ही कौन सा एसिड लिया था, H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड लिया था। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट का मतलब क्या कि पानी ज्यादा होगा और एसिड का बहुत कम अमाउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पानी ज्यादा ले लिया हमने, ठीक है। तो पानी में हमने क्या बोला, जिंक ग्रेनुअल्स डाले और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया है हमने। अब क्या होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अब ये इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। तुम लोग को पता है क्या मिलेगा, हम लोग को एक सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही होगी, निकलेगी। तो चलिए भैया साहब, हम लोग को पता लगाना है हाइड्रोजन गैस निकल रही है कि नहीं। चलिए जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो क्या होगा, अब हम लोग ने यहाँ एक डिलीवरी ट्यूब निकाल लगाई है इससे। जैसे ही हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होगी तो इस डिलीवरी ट्यूब से यहाँ से इस कंटेनर में पहुंच जाएगी। और इस कंटेनर में मैंने सोप सॉल्यूशन भरा है, तो इस सोप सॉल्यूशन से हाइड्रोजन गैस टकराएगी और यहाँ से क्या करेंगे, वो बबल्स के फॉर्म में निकलने लग जाएगी। जैसे ये बबल्स के फॉर्म में निकलेगी तो हम लोग समझ जाएंगे कि सोप सॉल्यूशन के साथ हाइड्रोजन गैस थी, इसीलिए वो बबल्स के फॉर्म में निकल रहा है। अब हम लोग को चेक करना है कि क्या सच्ची में भी ये जो हाइड्रोजन गैस है जो बबल्स के फॉर्म में निकल रही है, क्योंकि बबल्स में भी तो हाइड्रोजन गैस है, इसीलिए हमने इस कैंडल को लगाया है। ये कैंडल क्या करेगी, कैंडल की फ्लेम जैसे ही इस बबल्स पर टच हुई ना तो ये सब पट 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 मतलब पॉप वाला एक साउंड हम लोग को देगी। देखो, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड। तो इससे हम लोग को पता चल गया कि हाँ, ये जो गैस थी वो कौन सी थी, हाइड्रोजन गैस थी। तो चलो यार भाई साहब, ये लोग पास हो चुके हैं ना। टॉपिक पर हम लोग चलते हैं कि हाउ डू मेटल्स कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। अब लोग अभी तक हम लोग ने करा था कि मेटल को हम लोग ने एसिड से रिएक्ट करवा था। अब मेटल कार्बोनेट को या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम एसिड से रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। ये मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हो सकता है, मतलब दोनों एक ही बात। जब इसको एसिड से रिएक्ट करवाएंगे बेटू तो हम लोग को यहाँ मिलेगा सॉल्ट मिल रहा है और वहाँ H2O मिल रहा था। कब, जब हमने एक एसिड को किससे रिएक्ट करवाया था, मेटल से, तब हम लोग को मिल रहा था सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। वहां हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी और यहाँ हमारे सॉल्ट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है, साथ ही साथ हमें वाटर मिल रहा है। तो प्रोडक्ट में हमें तीन चीजें मिल रही है, सॉल्ट मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस इवॉल्व हो रही है और पानी मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। एग्जाम्पल्स की बात करूं तो चलिए, सबसे पहला हम लोग ने मेटल ले लिया है, यहाँ मेटल कार्बोनेट लिया है Na2CO3, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने एसिड लिया है HCl, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। अब मैंने इसकी रिएक्शन करवाई तो मुझे पता है मेरे पास एक सॉल्ट मिलेगा, एक CO2 गैस मिलेगी और साथ ही साथ मुझे H2O मिलेगा, मतलब वाटर मिलेगा। तो NaCl ये क्या हो गया, मेरा सॉल्ट हो गया, तो ये सॉल्ट मिल गई। H2O मिल गया, मतलब हम लोग को पानी मिल गया लिक्विड फॉर्म में। और CO2 मतलब ये CO2 गैस इवॉल्व हो रही है। तो ये क्या था, हमारा सोडियम कार्बोनेट था, जिसको Na2CO3 हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग ने ये मेटल कार्बोनेट का टेस्ट तो करवा लिया कि मेटल कार्बोनेट किस तरीके के एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। इन लोग की भी अलग अलग रिएक्शन होती है ना, तुम्हारी भी जीवन में अलग अलग केमिस्ट्री चल रही होगी ना, किसी की कुछ है ना। यहाँ केमिस्ट्री में हम देखते हैं अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की केमिस्ट्री किस तरीके से एसिड के साथ चल रही है। तो मेटल हाइड्रोजन मतलब NaH, ये H मतलब हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग ने जब HCl के साथ रिएक्ट करवाया है तो मुझे एक सॉल्ट मिल रहा है यहाँ NaCl, जो कि ये सॉल्ट है मेरा, ठीक है। H2O मिल रहा है, मतलब पानी मिल रहा है हम लोग को, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड की गैस निकल रही है। तुम लोग ने एक चीज नोटिस करी, क्या नोटिस करी, जो सही बताएगा उसको बहुत प्यारी चीज मिलेगी, है ना। चलो कि इन दोनों में प्रोडक्ट्स क्या है, सेम है। तुम लोग ने पता नहीं क्या नोटिस करते रहते हो यार, मतलब जो नोटिस करना थी वो कर लो, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मुझे यहाँ पे हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। उस एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए मैंने देखा कि इन दोनों में क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस इवॉल्व हो रही है इसमें और इसमें। तो मैंने इस कार्बन डाइऑक्साइड की गैस को किसके साथ रिएक्शन करवा दी, CaOH ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मैंने रिएक्शन करवाई है। क्यों रिएक्शन करवा रही हूँ, अब वापस हमें CID की तरफ पता लगाना है कि यार सच्ची में भी ये CO2 की गैस इवॉल्व हो रही थी कि नहीं हो रही थी। Okay.
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब मैंने CO2 को रिएक्ट करवाया तब मुझे एक मिल जाएगा CaCO3, मतलब एक व्हाइट पीपीटी मिल रही है। ठीक है, तो जब ये व्हाइट पीपीटी मिल जाएगी इसका मतलब यहाँ ये है कि यहाँ सच्ची में भी जब हम लोग ये CO2 की गैस जो निकल रही है ना, इसके साथ हम लोग जब कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे तो हमें व्हाइट पीपीटी मिल जाएगी। इसका ये सबूत है कि ये सच्ची में CO2 गैस इवॉल्व हो रही है और साथ ही साथ वाटर मिल जाएगा। तो इसका भी एक एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म कर देते हैं। एक्टिविटी से तुम लोग को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के वैसा ही सेम हम लोग ने अभी सेटअप जैसा पढ़ के आए वैसे ही सेम सेटअप है। इसके ऊपर एक स्टैंड है, टेस्ट ट्यूब लगी हुई है। इसको ये स्टैंड क्या है, टेस्ट ट्यूब को पकड़ता है, जकड़ के रखता है ना, जैसे बहुत सारे लोग किसी को जकड़ के रखते हैं ना। ठीक है, साथ ही साथ ये डिलीवरी ट्यूब भी लगी हुई है। देखो ये डिलीवरी ट्यूब लगी है। एक दूसरी भी अनदर सेकंड टेस्ट ट्यूब यहाँ आप लोग को दिखाई दे रही होगी। पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लोग ने देखा है कि हम लोग को एक मेटल कार्बोनेट, मतलब मैंने यहाँ ले लिया है कौन सा, सोडियम कार्बोनेट ले लिया। ठीक है, Na2CO3, साथ ही साथ उसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे हम लोग। तो तुम लोग को पता है क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है हम लोग को, वाटर मिलता है और CO2 गैस मिलती है। तो हम लोग को देखना है कि सच्ची में भी ये CO2 गैस गई है कि नहीं। और यहाँ देखो दो डिलीवरी ट्यूब लगाई है, तो देखो जो भी CO2 गैस इवॉल्व होगी ना तो इस डिलीवरी ट्यूब से भी जाएगी और एक इस डिलीवरी ट्यूब से भी जाएगी। तो इस डिलीवरी ट्यूब से गई और इस वाली टेस्ट ट्यूब में हम लोग ने क्या डाला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मैंने सॉल्यूशन डाला है। देखो तुम लोग को बताया था ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डाला है और CO2 गैस इसमें गई, तो मतलब क्या मिलना चाहिए, एक व्हाइट पीपीटी मिलना चाहिए। ये वाली व्हाइट पीपीटी हमें मिलना चाहिए। चलो, तो यहाँ ना हम लोग ने पहले से इस टेस्ट ट्यूब में क्या भर रखा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो कि इस कलर का दिख रहा है ना तुम लोग को, ये येलो येलो हल्का सा मटमेला येलो टाइप का, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जैसे ही इसमें CO2 गैस यहाँ से उतरेगी तो ये दोनों रिएक्ट करके एक व्हाइट पीपीटी बना लेगा। देखो यहाँ क्या हो जाएगी, एक व्हाइट पीपीटी बन जाएगी। तो एक व्हाइट पीपीटी बनी, दैट मींस या विजय भवा, तुम लोग सफल हुए और सच्ची में भी यहाँ CO2 गैस इवॉल्व हो रही है। इससे हमें पता चला, किससे पता चला, क्योंकि इसमें व्हाइट पीपीटी बन रही है जो कि हमें ये इंडिकेशन दे रही है कि हाँ यहाँ CO2 गैस इवॉल्व हुई। और जब इस CO2 गैस को हम लोग ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करा है तब हम लोग की एक व्हाइट पीपीटी यहाँ इस टेस्ट ट्यूब में बन जाएगी। व्हाइट पीपीटी बनानी है, चलो व्हाइट कलर से बना देते हैं ना, तुम लोग की दुविधा कंप्लीट हो जाएगी। ये व्हाइट पीपीटी हमने बना ली है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग को क्या करना है, अभी तक हमने एसिड के बड़े बड़े अलग तरीके से रिएक्शन करवा रखे हैं, मेटल के साथ करवा रखा, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। पर यार अब हम क्या करते हैं, मुझे एसिड और बेस का ही साथ में रिएक्शन करवाना है ना, अब मुझे अलग रिएक्शन करवाना है कुछ। जब मैंने एसिड और बेस का रिएक्शन करवाया तब मुझे क्या मिल जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाएगा। ठीक है, अब एसिड तुम लोग को पता है HCl, H2SO4, HNO3, बहुत सारे एसिड होते हैं। बेस में NaOH है ना, बहुत सारे बेसिस होते हैं। तो चलो एसिड को जब मैंने बेस के साथ, ये बेस है NaOH हमारा, ये बेस भी लिख देती हूँ इस पर, और HCl दैट इज माय एसिड, तो इसके ऊपर मैं A लिख देती हूँ। इन दोनों को जब मैं रिएक्ट करवाऊंगी तो तुम लोग को पता है मुझे सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, मतलब NaCl मिल रहा है जो कि मेरा सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट जो कि हमारे घरों में हम जो खाने में खाते हैं, है ना, वही सॉल्ट है। साथ ही साथ H2O, मतलब यहाँ पानी हमारा निकल रहा है, H2O भी हमारा वाटर है। ठीक है, तो आप लोग को मिलता है। और इस रिएक्शन को तुम लोग को पूछा जा सकता है, इस रिएक्शन को हम लोग को मेनली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। Okay. न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन का क्या मतलब होता है, यहाँ देखो यार बच्चे, जब एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है ना तो हम लोग बेस डालते हैं। तो वो ना देखो, एसिड क्या है, एसिड को कौन काटता है, बेस काटता है, और बेस को कौन काटता है, एसिड काटता है, मतलब जहर को काटता है। वाह क्या सीन है। यहाँ एसिड अगर बहुत ज्यादा बोले, एसिड बोले मैं ताकतवर हूं, तो यहाँ बेस आ गया कि चल है ना, चुपचाप बैठ जा, ठीक है, मैं तेरे को पूरा न्यूट्रलाइज कर दूंगा कि तेरी कोई ताकत रह नहीं जाएगा। अगर यहाँ बेस बोलता है कि मैं बड़ा ताकतवर हूं, तो यहाँ एसिड बोलता है चल तेरे में भी कोई ज्यादा दम नहीं है, मैं भी तुझे न्यूट्रलाइज कर सकता हूँ। ठीक है, तो जब एसिड और बेसिस को हम साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब सॉल्ट प्लस वाटर यहाँ मुझे मिल रहा होता है। ठीक है, तो NaOH बेस प्लस एसिड को हमने NaCl मिलता है और H2 मिलता है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस तो इट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलो पढ़ लेते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड अ वाटर है। ठीक है यार बेटा, इसको सही कर लेना, WATER वाटर आर नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए अब दूसरी तरफ चलते हैं हम लोग, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड। मेटल ऑक्साइड को अगर हम लोग एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो तुम इसमें प्रोडक्ट देख रहे हो, बिल्कुल सेम है, हिला डाला ना। तो देखो यहाँ भी सोल्ट प्लस वाटर ही मिल रहा है। जब मैं किसी मेटल ऑक्साइड को हम लोग का एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मुझे प्रोडक्ट वैसे ही सेम मिलेंगे जैसे मैंने मेटल अभी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाया था।
मेटल ऑक्साइड, कोई भी मेटल है उसके आगे ओ लिख देना, जैसे जिंक है तो जिंक के आगे ओ लिख दो तो वो ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। Fe है आयरन है तो उसके आगे ओ लिख दो तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ये है CuO, ठीक है। तो ये हम लोग का CuO को जब मैंने HCl के साथ रेट करवाया तब मुझे सॉल्ट मिलेगा। कौन सा सॉल्ट मिल रहा है? CuCl2 प्लस H2O यहाँ मिल रहा है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड को तुम लोग जब एक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाता है, ठीक है। अब तुम लोग पढ़ो यहाँ, सिंस मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट्स एंड वाटर सिमिलरली टू द रिएक्शन ऑफ द बेस एंड द एसिड, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी अ बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। क्या तुम लोग देख सकते हो। अब मैं अगर ऐसी बात करूं कि यहाँ नॉन मेटल ऑक्साइड ले लो और उसको बेस के साथ अगर रिएक्ट करवाओ तब भी मुझे सेम प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब तुम मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करवाओ तब भी हम लोग को सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, या फिर नॉन मेटल ऑक्साइड को तुम बेस के साथ रिएक्ट करवाओ, मेरा पेन बहुत बुरा चल रहा है, तो या तुम नॉन मेटल ऑक्साइड को बेस के साथ बिल्कुल रिएक्ट करवाओ तब भी हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा होता है। तो यहाँ तुम लोग देख सकते हो कि तीन चीजों में हमें प्रोडक्ट सेम मिल रहे हैं। जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करवा रहे हैं तब हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है, साथ ही साथ जब हम मेटल ऑक्साइड और एसिड को रिएक्ट करवाए तब मुझे सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है। जब हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यहाँ देखो प्लस बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा होता है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। आई होप तुम लोग को तीनों चीजें क्लियर हो गई होगी। ये मेटल ऑक्साइड का कैसा नेचर हो गया, मतलब ये बेसिक नेचर हो गया, क्योंकि हम लोग बेस और एसिड को जब रिएक्ट करवाते हैं तभी हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। तो यहाँ मेटल ऑक्साइड का बेसिक नेचर हो गया और यहाँ नॉन मेटल ऑक्साइड का एसिडिक नेचर हो गया, ये लिख देती हूँ, एसिडिक नेचर हो गया, ठीक है। बेस और एसिड को रिएक्ट करवाते तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ मेटल ऑक्साइड का बेसिक नेचर है और यहाँ नॉन मेटल ऑक्साइड का एसिडिक नेचर है, बिकॉज एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विद ईच अदर देन द प्रोडक्ट इज सॉल्ट प्लस वाटर। चलिए अब नेक्स्ट एक बड़ा धमाकेदार प्यारा सा टॉपिक हमारा आप लोगों के सामने ये रहा। तो व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिड हैव इन कॉमन, क्या कॉमन चीजें हैं बताओ बताओ। बहुत सारे यार ना तुम लोग के ऐसा होता है ना कि यार हम लोग ना बड़ी कॉमन, हम लोग बोलते हैं ना कॉमन चीजें होती है, अपोजिट एट्रैक्ट्स, ठीक है। हम लोग के नेचर अगर कॉमन होते तो उन लोगों की बनती नहीं है ज्यादा आपस में। तो इनमें क्या कॉमन है? वैसे तो सारी चीजें अलग है। लिटमस पेपर को देख लो तो टर्न, हम लोग अगर बेस की एसिड की बात करें तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देता है, और बेस की बात करूं तो मैं रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देता है। तो ये सारी चीजें अलग है, टेस्ट अलग है, ये अलग है। कॉमन चीज क्या है इनमें के बोथ एसिड एंड बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है दीदी? अब तो इसीलिए मैंने नीचे लिख दिया है विच मींस दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये लोग इलेक्ट्रिसिटी बेटू प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इनमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं दोनों में, है ना, एसिड में और बेस में। अब दूसरा पॉइंट ये कि एसिड एंड बेसिस बोथ प्रोड्यूस आयंस। अब तुम लोग को पता है आयंस प्रोड्यूस करते हैं। देखो यार जब हम लोग एसिड को पानी में रिलीज करते हैं खोलते तो हमें H प्लस आयन मिलता है, और जब मैं बेस को पानी में रिएक्ट करवाती हूँ, ठीक है, तब मुझे OH माइनस आयन मिलता है। आयन्स अलग अलग है पर आयन्स तो मिल रहे हैं ना। H प्लस भी क्या होता है, यहाँ आयन होता है। OH माइनस भी क्या होता है, यहाँ एक आयन होता है। तो तुम लोग देख सकते हो H प्लस एंड OH माइनस हमें आयन मिल रहे होते हैं, ठीक है। What happens to an acid और base in a water solution? तो तुम लोग को पता ही है कि जब एक एसिड को तुम लोग डालते हो वाटर में तब आयंस मिलता है, जब एक बेस को डालते हो वाटर में तब आयंस मिलता है। तो चलो मैंने एक रिएक्शन तुम लोग को करके बता दी कि प्रूफ दे दूं मैं, तुम लोग CID ना बन जाओ कि दीदी जो पढ़ा रही है वो सही है कि नहीं, इसीलिए यार मैं प्रूफ देने में विश्वास रखती हूँ। चलिए HCl जो कि मेरा क्या है, एक एसिड है, ठीक है। इसको अगर मैं वाटर के साथ रिएक्ट करवा रही हूँ, ठीक है, मैंने क्या बोला, एक एसिड को वाटर में जब हम लोग डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, H प्लस आयन। कौन सा आयन मिलता है, H प्लस आयन। देखो यार यहाँ से तुम्हें H प्लस आयन मिल जाएगा, ये वाला H प्लस आयन, ठीक है, ये निकल जाएगा। पर ये H प्लस आयन ना बेटू अकेले नहीं जाते हैं ना, बहुत सी बार लगता है ना हमें बहुत सुनसान रास्ता होता है, हम अकेले नहीं जाते। मेरी अच्छा सिस्टर जो है ना रात को पानी पीने भी अकेले नहीं उठती, उसको बड़ा डर सा लगता है ना। तो हमें डर सा लगता है तो हमें कोई होना चाहिए हमारे साथ में जो हमें लेकर जाए, ठीक है, या फिर बड़ा मतलब हमें ऐसा लगता है कोई पीछे आ रहा है। तो इसीलिए ये H प्लस आयंस भी ना बड़ा डरपोक है, ये अकेला नहीं जाता है। तो ये क्या बोलता है कि H2 मतलब वाटर को बोलता है यार चल तू साथ में चल, क्योंकि मुझे अकेले रास्तों पर बड़ा डर लगता है, हमें किसी साथी की जरूरत होती है। अब तुम साथी से वहां मत पहुंच जाना, कौन कौन से लोचे कर रखे तुम लोग ने जीवन, समझ रहे हो, ठीक है। तब तो इसको कौन सा साथी की जरूरत है, तो ये H प्लस आयन को वाटर वाले साथी की जरूरत है। तो देखो अब तुम लोग H को H2O के साथ अगर रिएक्ट करवा दोगे तो कितने H होगा, यहाँ ये 2 H और एक ये 3, तो ये H3O
प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये H पर तो पॉजिटिव है ना, तो ये H3O प्लस हो जाएगा। तो देखो यहाँ क्या मिला हम लोग को, H3O प्लस मिल जाएगा। देखो मैंने तुम लोग को यहाँ नीचे सॉल्व करके दिखा दिया। और Cl माइनस आयन हमारा अलग हो चुका है। तो ये वाला क्लोरीन, जो इकलौता क्लोरीन बचा ना, इसको अलग कलर से हम लोग बना देते हैं, तुम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। ये जो अकेला क्लोरीन बचा है इसको हमने अलग से यहाँ डाल दिया है, ये रहा, ठीक है। और ये वाली रिएक्शन आप लोग को नीचे दिखाई दे रही है। तब तुम लोग को पता चल गया कि अगर एसिड को या बेस को हम लोग पानी में डालते हैं तब हमारा क्या हो जाता है। तो हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, अकेला रहना पसंद नहीं है किसी को भी। सिंगल बड़ा दुख दे जाता है दीदी, हर कोई मिंगल रहना चाहता है, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। ठीक है। तो यहाँ बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, ये एग्जिस्ट करते, ये रहते हैं आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी एज शोन एज H प्लस एक्वस और हाइड्रोनियम आयन इज H3O प्लस। ये देखो मैं थोड़ा सा मिटा देती हूँ, तो वहाँ ना हल्का सा मेरा पेन चल गया है। इरेजर, वेयर इज माई इरेजर, H3O प्लस। आई होप तुम लोग को दिख रहा होगा। तो ये टॉपिक भी तुम्हारा बड़ा क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। अब मैं बात करती हूँ कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं एसिड का सॉल्यूशन और बेस का सॉल्यूशन, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। देखे जरा किसमें कितना है दम, चलिए देख लेते हैं। ये हम लोग को पता लगता है बेटू पीएच के थ्रू। अब पीएच क्या है वो मैं आप लोग को आगे बताने वाली हूँ कि पीएच क्या है और किस तरीके से हम लोग को पता चलता है। पीएच की कुछ वैल्यू होती है। देखो अब एक पीएच स्केल होता है हमारे पास, जैसे हमारे नॉर्मल रूलर स्केल होता है जिसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे वैल्यूज लिखी होती है। हमारे पास एक पीएच स्केल होता है जिसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और हमारी 14 तक वैल्यू जाती है। इसमें ना हम लोग ने 2 हिस्से कर रखे हैं, जैसे हम लोग डिवाइड करते थे ना स्कूल में कि गर्ल्स की टीम है, ये बॉयज की टीम है, तो यहाँ हम लोग ने डिवाइड कर दी, ये एसिड की टीम है और यहाँ बेस की टीम है। शाबाश बेटा। तो एसिड की टीम में कौन कौन है, एसिड की टीम में 0 से लेके हमारे 6 तक मॉलिक्यूल है ना, 0 से लेके 6 तक के जो भी लोग हैं ना वो सभी एसिड में काउंट होते हैं। और अब हमने बोला कि 8 से लेके हमारे जो 14 तक के लोग हैं वो किस में काउंट होते हैं, हमारे बेस में काउंट होते हैं। तो दीदी व्हाट अबाउट 7, अरे 7 बताया था ना यार अभी, कुछ लोग होते हैं जो बीच के बंदर होते हैं, तो ये 7 कौन है, हमारा बीच का बंदर है, ठीक है। तो 7 तो तुम लोग समझ जाओगे कि 7 हमारा बीच का बंदर है, ठीक है। तो ये 7 बीच का बंदर, इसीलिए इसके ऊपर गोला लगा देते हैं। अब देखो यार जितनी कम वैल्यू होगी ना, मतलब अगर 0 है तो मैंने बोला था जितने ज्यादा तुम लोग H प्लस आयंस रिलीज करोगे वो एसिड क्या होता है, इतना स्ट्रांग होता है। मतलब ये 0 पर हमारा मोर एसिडिक है, 1 पर अगर हम आते हैं तो थोड़ा कम एसिडिक होता है, 2 पर आते हैं तो ये भी मोस्ट एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। 3 पर आते हैं देखो इसका कलर हल्का हो रहा है तो थोड़ा सा लाइट एसिड है। 4 पर आते हैं तो और लाइट हो गया, 5 पर आते हैं तब और लाइट, और 6 पर आते हैं तो ये बड़ा वीक एसिड में काउंट होने लग जाता है। 7 तो न्यूट्रल है, क्या बात करें। 8 की बात करूं तो मैं क्या हो जाता है यहाँ, 8 कैसा हो जाएगा, तो यहाँ तुम लोग एक सॉल्यूशन, यहाँ 8 हमारा कम बेसिक है, 9 भी थोड़ा कम बेसिक है, 10 अच्छा बेसिक है, स्ट्रॉन्ग बेस है, 11 मोर स्ट्रॉन्ग बेस है, 12 बहुत स्ट्रॉन्ग है, 13 मोर स्ट्रॉन्ग बेस और 14 तो बहुत तगड़ा वाला बेस है ना। इससे तुम लोग को बच्चा एक चीज समझ पड़ रही है। देखो ये लिटमस पेपर होता है, हम लोग क्या करते हैं, अब हमें कोई भी सॉल्यूशन दे दिया तो मैंने क्या करा, इस लिटमस पेपर को डुबा कर देखा, तो इस लिटमस पेपर में मेरी वैल्यू आ गई, ये कलर चेंज हुआ है, देखो ये कुछ रेड सा दिख रहा है, मतलब मैं बता सकती हूँ ये कलर मेरा हल्का हल्का मैच हो रहा है 3 से, अगर लेटेस्ट सपोज अभी मान लेते, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अगर मैंने लिटमस पेपर को किसी भी सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का हमें कुछ भी पता नहीं है ये कौन सा सॉल्यूशन, ठीक है, मुझे ग्लास दे दिया है, इसमें कोई सॉल्यूशन पड़ा है, मुझे नहीं पता कि कौन सा सॉल्यूशन, इसमें मैंने लिटमस पेपर को डिप किया तो ये है ना हल्का से ये रेड कलर आ रहा है, तो मैंने बोला ये 3 वाला कलर, तो 3 कौन सी रेंज में आता है, ऑफकोर्स दीदी एसिड की रेंज में आता है। अभी हम लोग ने पढ़ के आए तो हमने बता दिया कि ये बेटू ये वाला जो लिटमस है ये क्या है, हमारा एसिड है, लिख लो इस पर एसिड, ठीक है। अब हम लोग इसकी बात करते हैं तो यार देखो इसका कलर ना बहुत हल्का सा एकदम ग्रीन टाइप हो रहा है, एकदम ही हल्का, तो ये मैं बोल सकती हूँ कि ये ऐसा, ये 8 के जैसा दिख रहा है मुझे ये कलर, है ना। तो 8 कौन होता है दीदी, ये वीक बेस है, पर ये है कौन, ये बेस है, इससे हम पता चल गए। अब देखो नेक्स्ट है, वापस हमें कोई सॉल्यूशन दिया है, उस सॉल्यूशन में हम लोग को इस लिटमस पेपर को डुबाना है। इस लिटमस पेपर का कलर ये एकदम डार्क ग्रीन हो रहा है, तो मतलब क्या बोल सकती हूँ कि मैं ये डार्क ग्रीन, या तो मुझे ये 10 या 11 जैसे मैं कुछ दिखाई दे रहा है, लेट अस सपोज कि 10 दिखाई दे रहा है, तो 10 कौन सा नंबर किसके बीच में आता है दीदी, अभी तो बताया था 10 हमारा बेस होता है, ये देखो बेस होता है। तो इस तरीके से तुम किसी भी सॉल्यूशन में लिटमस पेपर डुबाकर पता लगा सकते हो, डूब जाना, है ना। बताओ अब लिटमस पेपर को डुबाने की बात करिए, पर लोग हमारे प्यार में डूबते रहते हैं।
तो लिटमस पेपर को तुम डुबा कर पता लगा सकते हो कि ये हमारा एसिड सॉल्यूशन है, बेस सॉल्यूशन है। किसके हेल्प से पता लगा सकते हो? क्योंकि उस पर जो भी कलर आया होगा विद द हेल्प ऑफ पीएच स्केल की मदद से हम लोग पता लगा सकते हैं। पीएच पे जो कलर होता है ना, वो कलर हम लोग सेम मैच करके पता लगा सकते हैं उसकी वैल्यू के हिसाब से कि ये एसिड है या फिर हमारा बेस है। आई होप तुम लोग को टॉपिक समझ में आ रहा होगा पीएच वैल्यू को। ठीक है, पीएच वैल्यू को अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये तुम लोग को सारी चीजें समझ में आ गई है। पीएच शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज अ नंबर विच इंडिकेट्स द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन। पीएच कुछ नहीं है, पीएच एक नंबर है जो हम लोग को बता रहा है कि वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और वेदर द सॉल्यूशन इज बेसिक। ठीक है, हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द पीएच वैल्यू। देखो मैंने क्या बोला, हायर द हाइड्रोनियम आयन। अब हमने बोला ना H+ आयन जितने ज्यादा रिलीज करेगा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो यार देखो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, 0 है या 1 है 2 है, ये 3 हम लोग के स्ट्रॉन्ग एसिड में आ रहे थे, 3 को भी ले लेते। तो मतलब यार जितना H+ आयन रिलीज कर रहे इतना कम पीएच होगा। तो मैं क्या ऐसा बोल सकती हूँ कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? बताओ, ये बोल सकती हूँ मैं, इधर लिख लेते कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/pH। इतनी कम पीएच वैल्यू होगी, मतलब 0, 1 और 2 इसकी कम पीएच वैल्यू है ना, स्टार्टिंग वैल्यू जो इतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली, ऐसा लिखते हैं, ऐसा ये ऐसा बना के 1/pH। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/pH, मतलब pH का नंबर जितना कम होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। वैसे ही अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो बेसिक स्ट्रेंथ का नंबर जितना ज्यादा होगा, देखो यहाँ जो स्ट्रॉन्ग बेसिक स्ट्रेंथ कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, ये हो गया हमारे 12, 13, 14, ये स्ट्रॉन्ग बेस में काउंट हो रहे। मतलब यहाँ पीएच का नंबर जितना ज्यादा होगा वैसा ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। मतलब बेस स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बेस स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, हमारा पीएच। जितना ज्यादा पीएच का नंबर होगा, देखो पीएच का नंबर मैंने 12 रखा, तो पीएच में नंबर 12 तो बहुत बड़ा नंबर है ना। पीएच स्केल तो हमारी 14 तक होती है, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है और पीएच भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वैसे ही मैं बोलूं कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, 0, 1 और 2, पर ये पीएच नंबर क्या है, बड़ा कम है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना कम हमारा पीएच का नंबर होगा उतना ज्यादा हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो ये तुम्हारा पीएच वाला टॉपिक यहाँ खत्म होता है बेटू। यहाँ तुम लोग को लास्ट टॉपिक ये एक पैराग्राफ पढ़ा देती हूँ मैं। द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। मैंने बोला था कि न्यूट्रल कौन होता है, इसमें 1 से लेके 6 तक की वैल्यू होती है वो एसिडिक होती है, और 8 से लेके हमारी 14 तक की जो वैल्यू होती है वो बेस होती है। पर 7 जो क्या है, बीच का बंदर। वैल्यूज लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट एसिडिक सॉल्यूशन, हमने अभी पढ़ा है। एज द पीएच वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14, 7 से 14 तक जब जा रही है, इट रिप्रेजेंट इंक्रीज इन OH- आयन concentration in the solution that is increase in the strength of alkali। वैल्यू लेस देन 7, 7 से वैल्यू जब कम होती है तब वो एसिडिक स्ट्रेंथ एसिडिक सॉल्यूशन माना जाता है। और अगर मैं पीएच पे वैल्यू देखूं कि 7 से लेकर 14 तक की वैल्यू, तो वो एक बेस माना जाता है, बिकॉज वो OH- आयन रिलीज करेंगे हमारे वाटर में। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा पीएच कंप्लीट हो गया। पीएच वैल्यू में तुम लोग देख सकते हो कि एसिडिक नेचर इंक्रीज, क्योंकि यहाँ से जब यहाँ जाते हैं तो ऐसा, मतलब एसिडिक नेचर कैसा ऐसा इंक्रीज हो रहा है। यहाँ एसिडिक नेचर बड़ा ज्यादा है, देखो तुम लोग ये लाइन रिप्रेजेंट, यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है। जैसे जैसे पीएच का नंबर बढ़ता जाता है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाती है। तो बस यही है कि वेरिएशन ऑफ पीएच विद द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन। तो ये तुम लोग को डायग्राम लर्न कर लेना है, ये वाला पूछा जाता है हमारा उसमें सीबीएसई में, तो तुम लोग को लर्न कर लेना। पता नहीं यार मेरा पेन एकदम अटक के चल रहा है, आई डोंट नो। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू इन एवरीडे लाइफ। तो पीएच की क्या मतलब इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है, हम लोग देखते हैं। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? क्या प्लांट्स और एनिमल्स पीएच सेंसिटिव होते हैं? पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेशन में कैसे पीएच काम करता है। पीएच चेंज द कॉज ऑफ टूथ डिके, इसमें कैसे हम लोग देखते हैं हमारे दांतों के। और सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर। ठीक है, सबसे पहले बात करती हैं कि एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। हाँ भाई साहब, एनिमल्स पीएच सेंसिटिव होते हैं। देखो यार, एक ऑप्टिमम पीएच हमारी बॉडी का या फिर एनिमल्स की बॉडी का हम लोग अगर देखें तो वो होता है हमारा 7 से 7.8, मतलब न्यूट्रल होता है। तुम बोल सकते हो कि ये हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना। 7 से लेके 7.8 तक का हमारे बॉडी का पीएच हमारा होता है। 7 से नीचे चला जाता है तब भी गड़बड़ी होने लग जाएगी, और 7.8 से बहुत ज्यादा हो जाएगा तब भी गड़बड़ी होने लग जाएगी। तो ये एक न्यूट्रल हमारी बॉडी का पीएच लेवल होता है, और एनिमल्स में भी। अब यार जब मैं बात करूं कि द पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, जैसे अभी बारिश का सीजन चल रहा है, बड़ी टिप टिप बरसा पानी। तो
तुमसे ना हो पाएगा। वैसी चीजें हो रही हैं। तो जब हमने बोला कि ये बारिश में जब रेनफॉल का पीएच 5.6 से कम हो जाता है, लेस देन लिखा है, तब हम लोग मानते हैं कि ये जो रेन हो रही है ना, ये एक एसिड रेन हो रही है। अब बात मानो यार, एसिड खुद ही हार्मफुल होता है। एसिड क्या होता है? हार्मफुल होता है। तो ये एसिड रेन हो रही है, मतलब ये कैसे हो रही है? ये हार्मफुल है। अब ये एसिड रेन, ये पानी कहाँ है? व्हेन एसिड रेन फॉल्स इनटू द रिवर, अब ये पानी बह के ना नदियों में चला जाएगा। जैसे मैं मतलब हम लोग नर्मदा के पास रहते हैं, तो तुम लोग अगर न्यूज व्यूज देखते हो तो नर्मदा के अभी सभी गेट्स खुल गए और नर्मदा के ब्रिज के ऊपर से पानी फ्लो हो रहा है, तो सभी रास्ते बंद कर दिए। मतलब जो भी बारिश का डायरेक्टली पानी है वो नर्मदा में आ रहा है, ठीक है, नर्मदा नदी में आ रहा है। तो इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर। तो ये क्या करता है? रिवर वाटर का पीएच कम कर देता है, जिससे क्या हो जाएगा, जो हमारी नदियों में या फिर हमारे लेक्स में जो सारे एक्वेटिक एनिमल्स हमारे जो रहते हैं, फिशेस हो गई और बाकी भी जो जितने भी हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, उनकी जिंदगी बड़ी ही दुविधा में फंस जाती है, क्योंकि यार इतना एसिड रेन हो रही है और उसी एसिड रेन का पानी हमारे रिवर्स में जा रहा है, लेक्स में जा रहा है। तो द सर्वाइवल ऑफ अ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। बहुत सारे ना एक्वेटिक एनिमल्स हमारे मर जाते हैं एसिड रेन के कारण। तो तुम लोग देख सकते हो कि यार जब हमारे रेन वाटर 5.6 से कम हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे काम आता है? यार देखो, मैं बड़ी फूडी सी हूँ, तुम लोग का नहीं पता, पर तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि दीदी मैं भी फूडी हूँ या मैं फूडी नहीं हूँ। तो हम क्या करते हैं? हम अपने पेट पर रहम ही नहीं करते हैं। मैं सबसे पहले बता दूं कि हमारे स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तुम लोग को पता होगा कि हमारे स्टमक में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है। अब तुम बोलोगे कि दीदी हमारे स्टमक में है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो फिर हम जी कैसे रहे? नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पर उसके आसपास ना हमारे पास एक मेम्ब्रेन बनी होती है और एक कोटिंग होती है, जिससे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें हार्म नहीं करता। ये सारी चीजें डीप में मैं आप लोग को बायो में पढ़ाऊंगी, ठीक है? यहाँ हम लोग को केमिस्ट्री में डिस्कस नहीं करनी है, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस तरीके से काम करता है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये डाइजेशन में हेल्प करता है। हम कुछ भी चीजें खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है और उसको डाइजेशन को फास्ट करता है और ये खाना डाइजेस्ट होता है। बहुत सी बार क्या हुआ कि चलो आज मेरे दोस्त ने पार्टी दी है, तब उसने पार्टी दी है तो मैंने ना उसको बड़ा लपेट लिया। मैंने पहले पिज्जा खा लिया कि यार भाई तुझे इतनी बड़ी जॉब लग गई, क्या बात है, अरे तालिया, तो चल तू पिज्जा खिला दे। तो उसने सबसे पहले मुझे पिज्जा खिला दिया। पिज्जा खाने के बाद भी मेरा मन नहीं भरा, मैंने कोक पी ली, ठीक है? फिर भी मैं बाहर निकली तो मुझे मोमोज दिख गए, तो मैंने खा लिया, मोमोज भी खा रहे। अब मुझे मेरे पेट पर जरा सा भी रहम नहीं है। मैं बहुत बड़ी मतलब वैसे बोलते हैं ना फूडी हो चुकी हूँ, बेचारे उस पर रहम ही नहीं कर रही हूँ। अब मैंने बाहर मोमोज खा लिए, फिर मुझे पानी बतासे दिखे, पानी बतासे भी खा ली। यार तुम मतलब भाई साहब क्या कर रहे हो? पेट के कचरा पेटी भरे जा रहे हो। अब यार बेचारा पेट ना बहुत ज्यादा नर्वस हो चुका है तुम्हारा। अब तुमने इतना सारा खाना भर दिया है, उसको इतना सारा खाना डाइजेस्ट करना पड़ेगा। जितना खाना तुमने भरा है उसको डाइजेस्ट करने के लिए इतना ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होगा। अब यार इतना सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होगा क्योंकि तुमने इतना सारा खाना खा चुके हो। अब बहुत सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब प्रोड्यूस हो जाता है तब वो हमें हार्म करने लग जाता है ना, हमारे पेट में एक जलन सी आने लग जाती है, क्योंकि एसिड का अमाउंट हमारे पेट में इंक्रीज हो चुका है। बहुत ज्यादा इंक्रीज होने पर ना हमें पेट दर्द होने लग जाता है दीदी, यहाँ से पेट दुखने लग जाता है। तो पेट क्यों दुखता है? इनडाइजेशन की वजह से। ड्यू टू ओवर ईटिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस इन द स्टमक एंड विच, देखो ओवर ईटिंग की वजह से बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है हमारे स्टमक में, एंड विच कॉजेज इनडाइजेशन। हमें गंदे गंदे डकार आते हैं बहुत सी बार, है ना? हम लोग बोलते हैं, हमारे यहाँ तो बोलते हैं बदहजमी के डकार आ रहे हैं। तुम लोग बताना तुम्हें कैसे बोलते, तुम्हारी मम्मी क्या सिखाती है? एंड प्रोड्यूस पेन एंड इरिटेशन, हमें पेन होने लगता है बहुत सी बार, हमें ना जलन होने लगती है, हम लोग बोलते हैं कि सीने में जलन हो रही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मेडिकल वाले के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो क्या करता है हमें एसिड को कम करने के लिए एक मेडिसिन देता है, जो कि जिसमें थोड़ा हमारा बेस मिला होता है। अब एसिड को कैसे कम करेंगे? बेस डाल देंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, है ना? शाबाश बेटा। तो हम लोग को क्या करता है, इन ऑर्डर टू क्योर इंडाइजेशन एंड गेट रिड ऑफ पेन, इंडाइजेशन को क्योर करने के लिए और पेन से हम लोग बिल्कुल छुटकारा पाने के लिए हम लोग बेसिस का मदद लेते हैं। अब बेस तुम लोग खा तो नहीं सकते हो ना, तुमने बोला कि दीदी NOH खा रही है, ऐसा नहीं खाना है, मेडिसिन में डाला होता है। तो हम लोग को बेसिस की मेडिसिन दी जाती है जो कि होती है एंटासिड। देखो बहुत सारी मेडिसिन ऐसी आती है जो एसिडिटी कंट्रोल करती है। एंटासिड मतलब जो एसिडिटी का अमाउंट बढ़ गया है, एसिडिटी बोलते हैं ना हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में, एसिडिटी हो गई है यार तुझे, एसिडिटी कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं
एंटा एसिड की मदद लेते हैं। बहुत सारी मेडिसिन आती है, जैसे पेंटॉप हो गई हमारी, तो ये एंटा एसिड होते हैं, या फिर हमारी पेन डी हो गई, ये भी एंटा एसिड होती है। तो बहुत सारी मेडिसिन आती है। एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेकिंग सोडा। जब घर में रात को कुछ ना मिल रहा हो ना, और इनो वगैरह भी ना मिल रहा हो, ना पेन डी मिल रही हो, ना पेंटॉप मिल रही हो, ना कोई और मेडिसिन मिल रही हो, तो तुम क्या कर सकते हो, घर में मम्मी को पूछना, बेकिंग सोडा रखा होता है। तो बहुत सी बार तुम जब ये खा तो लेते हो, दर्द होने लगता है एसिड की वजह से, बहुत ज्यादा एसिड की वजह से, तो कुछ नहीं, पानी में बेकिंग सोडा मिलाकर पी जाना, उससे भी तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो जाए। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ द टूथ डिके। अब यार दांत खराब हो जाते हैं, टूथ डिके होता है, उसका क्या कारण होता है? देखो, हमारे नॉर्मल टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। अब जब ना हमारा टूथ डिके कब स्टार्ट होता है? जब हमारे इसका पीएच ना 5.5 से कम हो रहा है। कम कब होता है? क्योंकि हमारी हरकतों की वजह से है ना, हम जो चीजें करते हैं ना जिंदगी में, हमारी हरकतें हमें दुख देती। द एसिड बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू अटैक द इनेमल ऑफ आवर टीथ एंड कोरोड इट दी सेट इन टूथ डिके। अब देखो, बहुत सी बार क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारी चीजें खाते रहते हैं, हमने एक दिन ब्रश नहीं किया, 2 दिन ब्रश नहीं किया, तो हमारे दांतों में ना कीड़े लगने लग जाते हैं। अब यार ये कीड़े ऐसे नहीं होते कि दिखते हैं तुम्हारे दांतों में, दिखते नहीं है भाई साहब, है ना, कि दांत अंदर तो सड़ने लग जाते हैं। और ये कीड़े बड़े मोस्ट पावरफुल है, इतने सड़ने लग जाते हैं कि तुम्हें दांत निकालना पड़ता है। ये पीछे की जो दाढ़ होती है ना, हमारी अक्कल दाढ़ जिसको बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को इसमें पेन आने लग जाता है हमारी गलती की वजह से, क्योंकि हम इसीलिए बोलते हैं कि 2 दिन में 2 बार ब्रश किया करो एटलीस्ट, और हम 1 दिन में भी 1 बार भी नहीं करते। ऐसा नहीं कि तुमने 1 या 2 दिन ब्रश नहीं किया तभी तुम्हारा टूथ डिके हो गया, ऐसा नहीं। फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग पीरियड जब हम लोग ऐसी गलतियां करते हैं, तब हमारे दांतों में टूथ डिके हो जाता है। क्या कहता है? इट बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू अटैक द इनेमल ऑफ आवर टीथ। ये इनेमल पे हमारा अटैक करता है एंड कोरोड एंड सड़ा देता है इट दिस सेट इन टूथ डिके। अब देखो, अब हम लोग इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि हमारा टूथ डिके ना हो? हमारा जो पीएच है हमारे माउथ का वो 5.5 से कम ना हो। कैसे कर सकते हैं? द बेस्ट वे टू प्रिवेंट इट डिके इज टू यूज टूथपेस्ट, है ना, पतंजलि का यूज कर लो, कोलगेट यूज कर लो, क्लोजअप यूज कर लो, कुछ भी कर लो, टूथपेस्ट यूज करो, है ना। क्योंकि ये क्या करता है, ये बेसिक इन नेचर होता है और न्यूट्रलाइज कर देता है हमारे एसिड के इफेक्ट को। अब तुम बोलोगे दीदी एसिड मुंह में कैसे आ रहा है? अरे भाई साहब, हम खाना खाते हैं तो एसिड क्या करता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो रिलीज होता है खाना पचाने के लिए। बहुत समटाइम्स क्या होता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें माउथ के अंदर तक आने लग जाता है। अभी माउथ के अंदर तक तुम लोग बहुत दिन तक ब्रश नहीं करोगे ना, तो ये माउथ के अंदर बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, जम जाएगा। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब मैंने तुम लोग को बताई है कि एसिड अगर ज्यादा हो जाए तो हम बेस की मदद लेते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, या अगर बेस बहुत ज्यादा हो जाए तो एसिड की मदद लेते हैं हम लोग उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। मतलब जहर को काटता है, ठीक है। बहुत तेज हो रहा है। तो यहाँ हम लोग को बहुत ज्यादा एसिड हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेस की मदद ले रहे हैं। और बेस की किस तरीके से मदद लेते हैं कि जो हमारा टूथपेस्ट आता है ना बच्चा, उसमें बेस मिला हुआ होता है। तुम लोग आज ही जाके इंग्रेडिएंट्स पढ़ना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि दीदी ये इंग्रेडिएंट है हमारे यहाँ, ये वाला टूथपेस्ट है और ये वाला इंग्रेडिएंट है उसमें प्रेजेंट, सभी को बताना है कॉमेंट्स में, ठीक है। लास्ट है हमारा सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर। तो अब आप लोग को देखा है कि बहुत सी बार ना, एक मेरे को एक इंसिडेंट याद है, पता है आज तक। हमारी ईद का दिन था, जो ईद हमारा फेस्टिवल होता है, उस दिन मैं मेरे पापा की फैक्ट्री पे गई थी। वहाँ ना एक नींबू का झाड़ लगा हुआ है, ट्री है नींबू का, तो मैं उसके नीचे घुस गई थी। छोटी थी यार, इतनी अकल वकल नहीं थी, तो उसके नीचे ना मधुमक्खियाँ बड़ी सारी थी। वो मधुमक्खी ने मुझे डंक मार दिया था। कहाँ? एक तो यहाँ काटी थी और दूसरी यहाँ काटी थी। तो मेरी आईज है ना, वो बहुत बड़ा हाथी जैसा बिल्कुल सूज के पकौड़ा हो चुकी थी। क्योंकि क्या होता है, जब हमें मधुमक्खी डंक मारती है तो इरिटेशन होने लगती है, दुखने लग जाता है। हमारे यहाँ तो लोहा वोहा फेरते हैं, अब तुम्हारे यहाँ क्या फेरते मुझे नहीं पता। क्यों इरिटेशन होने लगता है? क्योंकि मधुमक्खी जो होती है हमारी बीज होती है, ठीक है, ये ना हमें एक एसिड छोड़ जाती है। देखो, बी स्टिंग लीव्स एंड एसिड, ये ना क्या करती है, एसिड छोड़ जाती है, विच कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। यूज ऑफ, अब हम लोग क्या करेंगे यार, वापस से इसने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा हमें डंक मार दिया, एसिड छोड़ दिया, जहां भी काटी यहाँ काटी है यहाँ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दीदी अभी आपने बताया कि एसिड ज्यादा हो जाए तो बेस की मदद लेते हैं, तो ठीक है यार, अब हम यहाँ बेस की मदद लेंगे। किस टाइप से बेस की मदद लेंगे हम? यूज ऑफ माइल्ड बेस, हल्का सा बेस लेंगे। जैसे बेकिंग सोडा हमारे घर में होता है तो तुम वो लगा सकते हो, ठीक है। ऑन स्टंग एरिया विच रिलीव्स गिव्स, स्टंग एरिया गिव्स रिलीव्स, जो भी तुम्हें जहां उसने मधुमक्खी ने काटा है, बाइट किया है, तब तुम लोग वहां क्या कर सकते हैं, बिल्कुल बेकिंग सोडा लगा सकते हो। बाइट से तुम किसी और बाइट की तरफ मत पहुंच जाना, बहुत सी बाइट की तरफ तुम पहुंच चुके होंगे अभी तक, है ना। चलो, स्टिंगिंग हेयर ऑफ अ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पे। अब देखो ना, बहुत सारी नेटल लीव्स आती हैं
नेटल लीव्स मतलब एक नेटल का जो पौधा आता है हमारा, नेटल लीव्स कैसे होती है, उसमें कांटे 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 होते हैं ना। अब उसको अगर तुम टच करोगे ना तो उसमें भी एसिड होता है, जिसकी वजह से हमें वापस से इरिटेशन होने लग जाती, बिकॉज उसमें क्या हो जाता है, वो मिथेनोइक एसिड उसमें प्रेजेंट होने लगता है। कि वो मिथेनोइक एसिड हमारे, देखो ये हमारा एसिड इसमें भी था मधुमक्खी में, और जब नेटल लीव्स को हम हाथ लगाते तो उसमें कौन सा एसिड होता है, तो इसने स्पेसिफाई कर दिया कि उसमें मिथेनोइक एसिड होता है, जिसकी वजह से वापस हमें दर्द होने लगता है, पेन होने लगता है और इरिटेशन होने लगता है, विच कॉजिंग बर्निंग पेन। तो तुम लोग को एक तो मधुमक्खी का एग्जाम्पल याद रखना है इसमें, और दूसरा नेटल लीव्स का एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। सॉल्ट क्या होता है, तब दीदी सॉल्ट ये वही सॉल्ट है क्या जो हम घर में खाते हैं, हमारा देसी नमक, खारा नमक? हाँ जी बच्चा, बिल्कुल आप लोग सही समझे, ये हमारा वही सॉल्ट है जो हम खाते हैं ना, जो हम लोग होटलों में देखते हैं। सॉल्ट की ऐसी डब्बी आती है, हमारे घरों में भी होगा। मम्मी का जो मसाले का डिब्बा होता है ना, उसमें अलग अलग मसाले होते हैं, हमारे सॉल्ट होता है, धनिया पाउडर होता है, मिर्ची पाउडर होता है, उसमें सॉल्ट भी होता है। तो ये वही सॉल्ट है जो हमारे घर में बिल्कुल यूज किया जाता है, और सॉल्ट के बिना तो हमारा हर खाना अधूरा रहता है, क्योंकि सॉल्ट के बिना खाना बिल्कुल टेस्टलेस होता है। सही पकड़े हैं। तो सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। तो यार बहुत प्यारा सा टॉपिक है सॉल्ट वाला। अब तुम लोग को पता है, चलो अब केमिस्ट्री की भाषा पे हम लोग आ जाते हैं फटाफट से, है ना, कि साइंस में सॉल्ट का क्या रोल है। तो सॉल्ट कैसे बनता है, तो तुम लोग को मैंने लास्ट लेक्चर में बच्चों ये सिखाया था कि सॉल्ट कैसे बनता है। जब हमारे एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनता है, हमारे पास सॉल्ट बनता है, और प्लस क्या बनता है, वाटर बनता है। तो आप लोग को याद होगा, नहीं तो आप लोग प्रीवियस वाले लेक्चर पर फटाफट से जाइए, आई बटन पर लिंक शो हो रही है या डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग को लिंक दे दूंगी। तो चल लेक्चर नंबर 1 देखिए, फिर आप प्रोसीड करिएगा लेक्चर नंबर 2 पर। तो आप लोगों को पता है एसिड रिएक्ट करता है बेस से, तब मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो मतलब पता चल गया कि सॉल्ट कैसे मिलता है। हाँ, ये वही सॉल्ट है जहां हम लोग ने एसिड और बेस को रिएक्ट करवाया था। अब तुम लोग को पता है एसिड और बेस मिलकर क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है रिएक्शन को। क्यों? क्योंकि यार जहर ही जहर को काटता है ना, ठीक है। अच्छा, तो अब ये पहला पॉइंट हमारा हो चुका है। दूसरे पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो सॉल्ट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। कौन से 2 पार्ट्स है, एक एनायन और एक कैटायन, दोनों से मिलकर हमारा सॉल्ट बना हुआ होता है। एनायन से और कैटायन से मेरा क्या मतलब है, तो जिसने क्लास 9th में बड़ा ही रायता फैलाया है तो उनको बता दूं, कैटायन का मतलब होता है बेटू पॉजिटिव आयन, ठीक है, और एनायन का मतलब होता है आप लोग का नेगेटिव आयन। तो आप लोग के कैटायन और एनायन के नेचर पे आप लोग का बेस्ड करता है कि सॉल्ट किस किस टाइप के हो सकते हैं। और सॉल्ट 2 टाइप मतलब 2 पार्ट से मिलकर बना है, फर्स्ट इज कैटायन एंड सेकंड इज एनायन, ठीक है। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एसिड और बेस टेकन सॉल्ट इज डिवाइडेड है। अब तुम लोग को पता है हमारे पास ये होता है न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल मतलब जिसकी हमारी पीएच पर वैल्यू क्या हो, 7 हो। 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और जब एसिड और बेसिस मिलते हैं तो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है ना। मैंने क्या बोला था अभी, जहर जहर को काटता है, ठीक है। तो शाबाश बेटा। न्यूट्रल सॉल्ट तुम लोग को ऑलरेडी पता है। अब हमारे पास यहाँ ना 3 टाइप की चीजें होती है, आप लोग को पता होगा। आप लोग को यहाँ पढ़ना है एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट क्या होता है और न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है। तो न्यूट्रल मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो आप लोग को कि जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बिल्कुल रिएक्ट करते हैं तब हमारा क्या हो जाता है, न्यूट्रल सॉल्ट बन जाता है। अब नाउ प्रोसीड टू एसिडिक सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट क्या होता है दीदी, तुम्हारी हसलर दीदी सकीना दीदी तुम लोग को बता देगी। देखो यार, एसिडिक सॉल्ट कब बनता है, जब तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम लोग एसिडिक सॉल्ट बना रहे हैं। तो हमारा क्या होना चाहिए, नाम क्या है, एसिडिक। तो मतलब यहाँ स्ट्रॉन्ग कौन होना चाहिए, एसिड यहाँ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और वीक कौन होना चाहिए, ऑफ कोर्स दीदी अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो चुका है तो वीक हमारा बेस ही होगा। तो बेस कैसा होना चाहिए, हमारा वीक होना चाहिए। सेकंड पे अगर मैं बात करूँ तो हमारा आ गया बेसिक सॉल्ट। अब बेसिक नाम में क्या है, बेसिक मतलब स्ट्रॉन्ग कौन होना चाहिए बच्चों, जल्दी से बताओ दीदी, बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो करेक्ट, बेस स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक कौन होगा, सीधी सी बात है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग हो चुका है तो वीक तो एसिड ही होना है, तो वीक एसिड होना चाहिए। आई होप तुम लोग को ये चीजें समझ में आ गई हो। सॉल्ट में अभी तक हम लोग ने पढ़ा कि एक एसिड और बेस मिलकर जो रिएक्ट करता है तब हम लोग का बन जाता है सॉल्ट। सॉल्ट हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, एसिडिक सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है और यहाँ न्यूट्रल सॉल्ट होता है। तो आप लोग को तीनों की डेफिनेशन मैंने बहुत अच्छे से कवर करवा दी है। एसिडिक सॉल्ट कब बनता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस होता है। बेसिक सॉल्ट कब बनता है, जब वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और न्यूट्रल सॉल्ट कब बनता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तब हमारे पास बनता है बिल्कुल न्यूट्रल सॉल्ट। देखो हमारे पास ना, हम लोग ने अपनी डेली लाइफ में इन सारी चीजों में से बहुत सारी चीज ऑलरेडी यूज करते हैं, और यार तुम लोग कहीं ना कहीं इनको देखी हुई। तो ये सारी चीज जो यूज करते हैं ना, ये हमारी कहाँ से, कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl से बनी हुई। अरे ये तुम्हें पता है कि नहीं, ये NaCl ये वही है जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, ठीक है। शुद्ध नमक, टाटा नमक, है ना, वही वाला सॉल्ट है, ठीक है। अरे टाटा की जबरदस्ती एडवर्टाइज कर दी। चलो
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पहली चीज ये पढ़नी हमें। ब्लीचिंग पाउडर ये तुम्हारे घर पे यूज करते होंगे, मेरे घर पे तो करते हैं, अब मुझे नहीं पता, बताती हूँ कैसे करते हैं। बेकिंग सोडा ये हमारे खाने की टेस्टी चीज़ों में यूज होता है। वॉशिंग सोडा ये हमारे कपड़े धोने में काम आता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस तुम लोग ने कहीं ना कहीं देखा होगा, या घर में भी हमारी पीओपी होती है तो वहाँ भी तुम लोग ने देखा ही होगा। चलिए नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। आराम से एक एक चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, कब बनता है, किस चीज़ों से बनता है, तो चलो मैं बताती हूँ आप लोग। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन। देखो मैं सीधी सी बात बोलूँ कि हमारे पास एक कंटेनर है, मान लो ये वाला जो कंटेनर है, इसमें मैंने NaCl डाला और Na के साथ क्या डाला, मैंने वाटर डाला, H2O मान लो। NaCl के साथ वाटर जब हम लोग डालेंगे तो ये सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, मेरा एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। और उसी एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइन भी बोल सकते हो तुम। जब हमारे पास वाटर में हमने NaCl डाला है तो उसी सॉल्यूशन को हम लोग ब्राइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इट डिकम्पोज। अब देखो, अब जब मैंने ये एक्वस NaCl के सॉल्यूशन में से अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दूं, क्या करवा दूं, मैं इस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दूं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा दूं, तब क्या होगा आप लोगों का, तब हम लोग को मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है। क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या, सोडियम मतलब Na, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, तो द कंपाउंड इज NaOH। मैं ऐसे तुम लोग को अगर नहीं कंपाउंड्स के नाम याद होते हैं ना, तो सोडियम का फॉर्मूला होता है Na, और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, OH। तो तुम इस तरीके से कंपाउंड का नाम बहुत ही प्यारे तरीके से याद कर सकते हो। चलिए, अब मैंने आप लोग को बोला था हमें NaCl को सबसे पहले वाटर में डालना है। तो देखो ये हमने NaCl को, ये जो कॉमन सॉल्ट है, इसको वाटर में डाला। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो तुम लोग को एरो पर क्या लिखना है, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी तुम लोग को लिख कर आना है। जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो ये डिकम्पोज हो जाएगा और बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब क्या फॉर्मूला अभी बताया, NaOH बनाएगा, साथ ही साथ बाय प्रोडक्ट निकलेंगे Cl2 क्लोराइड प्लस H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो तुम लोग को ये याद रखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा, देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, वॉशिंग पाउडर हो गया, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा में हमारा जो रॉ प्रोडक्ट होगा वो NaCl ही होगा, हमारा कॉमन सॉल्ट ही रॉ प्रोडक्ट होगा। तो आई होप तुम लोग को ये समझ में आ गया। देखो यार, मैंने यहाँ पिक्चर भी आप लोगों के लिए लगा रखी है, तो आप लोग को ये व्हाइट कलर का सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ दिखता है, तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं व्हाइट कलर का ऐसा आप लोग का पाउडर टाइप आता है, छोटे छोटे आप लोग को स्टोन्स भी दिख रहे होंगे, तो इसी टाइप से आप लोग का सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है। अब हम लोग यूजेस की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ कहाँ यूज होता है, मैंने बोला था ये सारी चीजें हमारी डेली लाइफ में यूज होता है, तो मैं बता दूं। देखो ये सोप और डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है। सोप वही सोप जिससे हम नहाते हैं, हाँ जी वही, बिल्कुल है ना, अच्छा, नहाते समय, ठीक है। और डिटर्जेंट जिससे हम लोग कपड़े वपड़े धोते हैं, ठीक है। वॉशिंग पाउडर हमारा जो है ना, वॉशिंग पाउडर निरमा। इट इज यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चर। जिस कॉपी में तुम लोग लिख रहे हो वो पेपर मैन्युफैक्चर होने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH हमारा यूज होता है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन ऑयल रिफाइनिंग। ऑयल को रिफाइन करने के लिए, प्योर करने के लिए यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या होता है, जो खेतों में डाला जाता है ना, जो दवाई के रूप में जिससे कीड़े वीड़े ना लगे, वो होता है हमारा पेस्टिसाइड्स। तो उस रूप में भी हमारा ये यूज हो सकता है। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम लोग को पढ़ना है अब ब्लीचिंग पाउडर। मैंने आप लोग को बोला था कि ब्लीचिंग पाउडर आप लोग ने बहुत तरीके से देखा होगा। सबसे पहले पढ़ लेते हैं हमारे केमिस्ट्री की भाषा में ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोराइन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। तो देखो हमें क्लोरीन के साथ ड्राई स्लेक्ड लाइम को जब मिला देंगे, हम लोग रिएक्ट करवाएंगे, तब हमारे पास मिल जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर का पता है तुम लोग को केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंट एज CaOCl2। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, पाउडर का, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। किस किस को मिलाना है, क्लोरीन के साथ हम लोग को मिला रहा है स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम तुम लोग को मैंने यार पहले चैप्टर में भी पढ़ाया था, तुम लोग ने नहीं, क्विक लाइम स्लेक्ड लाइम याद आ गया, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन वाले में, है ना, समझ आया कि नहीं, ठीक है। चलो CaOH ट्वाइस प्लस Cl2, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारा है स्लेक्ड लाइम, इसको मैं लिख देती हूँ, ये क्या है हमारा स्लेक्ड लाइम, ठीक है। और ये है हमारा क्लोरीन, क्लोराइड लिख दो, ये क्लोराइड है। तो इनसे जो मिलेगा, तो वो जब ये लोग रिएक्ट करेंगे, हमारे स्लेक्ड लाइम और क्लोराइड जब रिएक्ट करेगा, तब हम लोग को मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ये हमारा फॉर्मूला होता है और इसमें से हमारा निकलता है वाटर प्लस H2O। वाटर भी साथ इसमें रिलीज होता है। तो आप लोग ने देखा होगा ब्लीचिंग पाउडर हमारे घर में बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज होता है। जैसे हम लोग की कोई बहुत अच्छे नए नए कपड़े होते हैं ना, तो नए नए कपड़ों पे हम लोग शादी पार्टीज में जाते हैं, हम लोग ना कोई स्टेन छोड़ देते, खाते समय हमसे कुछ गिर जाता है, तो कुछ ना कुछ स्टेन हमारे कपड़ों पे छूट जाता है। तो उस स्टेन को निकालने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है, क्योंकि पता है वो कलर को क्या कर देता है, कलर लेस कर देता है।
अब तुम लोग ने यह देखा होगा बहुत सी बार मार्केट में ऐसे गोरे होने की ब्लीचेस बिकते हैं ना, गेट इंस्टेंट ग्लो, है ना, इतनी निखरी हुई त्वचा, इतना गोरा बना देंगे। वाह क्या सीन है। तो यार ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम लोग को ना, हम अंडर कॉन्फिडेंस है, इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारा फायदा उठा रही है और करोड़ों का पैसा छाप रही है। अपने से प्यार करना सीखो, है ना, लव योर सेल्फ, है ना, मैं अपनी फेवरेट हूँ, उस तरीके का कॉन्फिडेंस अपने में रखा करो तो सभी चीजें अच्छी लगने लगेगी। शाबाश बेटा। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर बहुत सी बार हमारे कपड़ों में भी यूज होता है। बहुत सी बार क्या करते हैं, हम मार्केट में कपड़े लेने जाते हैं, लड़कियों को ज्यादा आइडिया होगा इस चीज में कि कोई दुपट्टा मेरा रेड कलर का है तो मैं बोलती हूँ कि नहीं नहीं भैया मुझे रेड कलर का नहीं, मुझे तो ये येलो कलर का दुपट्टा चाहिए या फिर पर्पल कलर का दुपट्टा चाहिए। तो वो क्या बोलता है कि ठीक है मैडम आप कोई भी पसंद कर लीजिए, मैं इसको ब्लीच करवा दूंगा। मतलब क्या करता है वो लोग, उसको कलरलेस करके उस पर दूसरा कलर चढ़ा देते हैं। जैसे रेड कलर का दुपट्टा है, इसको अगर मैं ब्लीचिंग पाउडर में डालूंगी तो ये पूरा कलरलेस व्हाइट हो जाएगा। अब इस पर मैं नया कलर चढ़ा सकती हूँ ना ऑटोमेटिकली, इस पर मैं पर्पल चढ़ा सकती हूँ या फिर मेरे पसंद का कोई भी कलर चढ़ा सकते हैं। तो वैसे ही ये ब्लीचिंग पाउडर कैसा गोरा गोरा होने में या फिर कलर लेस करने में बिल्कुल काम आता है। बहुत ही बार क्या होता है कि आजकल हमारे इसमें हाईलाइट्स होने लगे, जैसे तुम लोग देखोगे शायद मेरे हेयर्स में तुम लोग को हाईलाइट्स दिखेंगे। तो हाईलाइट करने के लिए भी ये लोग पहले क्या करते हैं, एक ब्लीच लगाते हैं, मतलब जो हमारा नॉर्मल कलर होता है हेयर्स का वो थोड़ा सा डाउन करते हैं, उसके बाद जो भी कलर इन लोग को चढ़ाना होता है वो लोग चढ़ाते हैं। तो लाइक दिस कि तुम लोग मेरे हेयर्स का लाइव एग्जांपल यहाँ देख सकते हो, इसमें भी कहीं ना कहीं आप लोग का ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। नहीं तो कोई भी चीज पर दूसरा रंग नहीं आसानी से चढ़ जाता, जो हमारा नेचुरल कलर है हेयर्स का वो एकदम आसानी से चेंज नहीं हो जाता है। तो उसके लिए ब्लीचिंग पाउडर बड़ा यूज होता है। और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला जल्दी से बोलो, CaOCl2। यूजेस बता देती हूँ कि फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन, देखो मैंने बोला था कि अभी हम लोग कपड़े को ब्लीच कर सकते हैं। लिनेन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री। मैंने बोला ना ऐसे कपड़े धोने के लिए भी यूज होता है। बहुत ही बार हमारे स्ट्रेन लग जाते हैं तो वो क्या करते हैं, स्ट्रेन को निकालने के लिए, दाग को निकालने के लिए, दाग अच्छे हैं नहीं भैया दाग बुरे हैं, मम्मी 2 थप्पड़ मारेगी, ठीक है, तो उसको निकालने के लिए भी यहाँ ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है। एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए भी इन लोग को यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को। फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स। जैसे यार अभी जैसे बारिश पानी का मौसम चल रहा है, बहुत ज्यादा पानी यार खराब आता है। जैसे हमारे यहाँ भी नर्मदा का पानी आता है, तो नर्मदा नदी से पानी बहुत खराब आ रहा है, उसको हम लोग को प्योर करना पड़ता है। तो तुम ब्लीचिंग पाउडर के थ्रू भी बिल्कुल उसको प्योर कर सकते हो। वैसे तो हम लोग आजकल के जमाने में एक्वागार्ड आ गया है, पर ब्लीचिंग पाउडर के थ्रू भी हम लोग इसको प्योर कर सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर को। चलिए, तो नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा हमारा क्या होता है, तो बेकिंग सोडा वही होता है जो टेस्टी खाना बनाने में हमारा यूज होता है। घर जाके आज पूछना मम्मी से या मम्मी को दिखाना ये वीडियो कि मम्मी आप बेकिंग सोडा किसी खाने में डालते हो कि नहीं। देखो अगर तुम्हारे घर में ढोकला या खमन जिसको बोलते हो वो बनता है तो उसमें बेकिंग सोडा बनता होगा। जितने केक्स होते हैं उसमें बेकिंग सोडा यूज होता है। हमारे डोनट्स होते हैं ना उसमें भी बेकिंग सोडा यूज होता है। बहुत सारे लोग तो पकौड़े वकौड़े में भी डालते हैं। देखो यार बेटू, बेकिंग सोडा का ना एक सिंपली छोटा सा मतलब मैं बताऊँ, किसी भी चीज को फुलाने के लिए होता है। अब या सॉफ्ट बनाने के लिए उसका मेनली यूज होता है। तो अब खमन ज्यादा सॉफ्ट हो जाए उसके लिए हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। बहुत सारे लोग इडली में भी करते हैं और अपने अपनी मनचाही चीजों में, खाने की चीजों में बिल्कुल यूज करते रहते हैं। देखो अब द सोडा कॉमनली यूज्ड इन द किचन, देखो मैंने बोला ना किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी नहीं टेस्टी ढोकला इज बेकिंग सोडा। समटाइम इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, ये जल्दी भी कुक कर देता है, थोड़े कम देर में ये खाने को पका देता है। ठीक है, द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखो इसको कैसे याद करोगे, सोडियम मतलब Na, हाइड्रोजन मतलब दीदी H, तो ठीक है, और कार्बोनेट मतलब CO3, तो द फॉर्मूला इज NaHCO3। देखो NaHCO3। अब Na क्या है, सोडियम, H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन और CO3 कार्बोनेट। तो इस टाइप से तुम लोग को फॉर्मूला याद करना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है किसी को भी। ठीक है, इट प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। ठीक है, मैंने क्या बोला, कोई भी चीज जैसे तुम्हारा बेकिंग सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर, ये सभी हमारे सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl रॉ मटेरियल से ही प्रोड्यूस हो रहे हैं बेटू। NaCl से ही सारी चीजें प्रोड्यूस हो रही। चलिए अब हम लोग NaCl के साथ क्या क्या ऐसी चीजें जोड़ेंगे, किस किस चीजों के साथ रिएक्ट कराएंगे कि हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें मिल जाएगा। देखो ये सोडियम क्लोराइड हमारा जो देसी नमक, शुद्ध नमक, ताज़ा नमक, उसके साथ हमने वाटर को ऐड करा है, CO2 को ऐड करा है और NH4 जिसको हम अमोनिया बोलते हैं तो उसको ऐड करा। तब हम लोग को प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा, ये तो हमारा रिएक्टेंट साइड है ना, ये सारे रिएक्टेंट्स है। प्रोडक्ट में मिल जाएगा हमें अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl मिल जाएगा, साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें मिल रहा है और इसी को हम लोग बोलते हैं BS, लिख देती हूँ, मतलब बेकिंग सोडा।
ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि इसी को हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। चलिए अब बात, बेकिंग सोडा मैंने आप लोग को बताया ऐसे ही व्हाइट कलर का आता है। बहुत सारे तुम लोग घर में पूछना, पक्का जाके पूछना है कि मम्मी बेकिंग सोडा क्या होता है, तो मम्मी बता देगी ये होता है बेकिंग सोडा तुम्हारा। यूजेस, अब देखो बहुत सारे लोगों के दांत तित हो जाते हैं, मतलब बड़े येलो से हो जाते हैं ना ऐसा, तो उसके लिए भी बेकिंग सोडा यूज करते हैं कि वो चीज़ें सफेद कर देती है, ठीक है, मतलब उससे बड़ा हमारा वो पड़ता है। मैंने बोला था खाने की चीज़ों में बड़े अच्छे से यूज होता है। देखो तुम्हारे ऐसे केक्स, कप केक्स बनाने में, जो बड़ा वाला केक आता है वो बनाने में, डोनट्स बनाने में हमारे बेकिंग सोडा बहुत ज़्यादा आप लोग का हेल्प करता रहता है, ठीक है। यूजेस पढ़ लेते हैं कि तुम लोग को असल में एग्जाम में क्या लिख के आना है। बेकिंग पाउडर, देखो देयर आर टू थिंग्स, बेकिंग पाउडर इज डिफरेंट थिंग और बेकिंग सोडा इज डिफरेंट थिंग। तो देखो फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर बनाने के लिए विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड आइडियबल एसिड, टार्टरिक एसिड, ठीक है, जो इमली में पाया जाता है। मेरी पेन अच्छे से नहीं चल रही है, तो ठीक है। बेकिंग पाउडर को बनाने में दो चीज़ों का यूज होता है, बेकिंग सोडा का और टार्टरिक एसिड का। टार्टरिक एसिड हमारे इमली में पाया जाता है, खट्टी जो होती है, ठीक है। सेकेंड यूज हमारा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रीडियंट इन एंटी एसिड। तुम लोग को पता है, मैंने वो कल आप लोग को जब एसिड बेसिस पढ़ाया था तब उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि बच्चा हम लोग बहुत सी बार क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर ईट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा एक्सेस में प्रोड्यूस होता है और हमारा पेट दर्द करने लग जाता है। तो मतलब क्या है, हमारे पेट में, मतलब हमारी देसी भाषा में एसिडिटी हो गई है और तुम लोग को उस एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए किसी बेस को खाना पड़ेगा। अब बेस को खाने के लिए तुम बेस तो खा नहीं सकते ना, तो तुम्हें एंटी एसिड की मेडिसिन लेनी पड़ती है जिसमें मतलब बेस होता है और एसिडिटी कंट्रोल हो जाती है। अब एंटी एसिड की मेडिसिन कैसी होती है, जैसे पेंटॉप होती है, हमारी पेन डी होती है, तो ये कुछ एसिडिटी की मेडिसिन आती है, तुम लोग नोट कर लेना कि ठीक है, कभी एसिडिटी हो तो ये वाली मेडिसिन मार्केट से ले आना। इनो वगैरह भी पी सकते हो, है ना, काम शुरू सिर्फ 5 सेकेंड में। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। चलो, also यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वॉशिंग सोडा आप लोग का क्या होता है, तो अनदर केमिकल डेट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl से जो ऑब्टेन्ड हो रहा है अनदर केमिकल, वो हमारा केमिकल है वॉशिंग सोडा, जिसका नाम होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट .10H2O। तो ये फॉर्मूला बड़ा सा है, सोडियम कार्बोनेट लिखना है, Na2CO3 उसके आगे डॉट लगा के 10H2O लिख देना है, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, हमारे वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला हो जाएगा। आगे की यू हैव सीन अबाउट इट, सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट कैसे बना, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला था हमारा NaH, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करवा रहे, देखो जब हम लोग बेकिंग सोडा को जो क्या करवा रहे, हीट करवा रहे, मैंने उसको हीट दी, एक्सटर्नल हीट दी, तो उससे मेरा क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग, मतलब हीट करने से, किसको हीट करने से, बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, ठीक है, ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स अ वॉशिंग सोडा, इट इज अ बेसिक सॉल्ट। ये क्या है, हमारा एक बेसिक सॉल्ट है। तो तुम लोग को बस रिएक्शन इसकी याद रखनी है हमारी वॉशिंग सोडा की। तो वॉशिंग सोडा की रिएक्शन कैसे याद रखोगे, सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 प्लस 10H2 आप लोग जब करोगे तो आप लोग का फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3.10H2 और ये सिंपली हमारा वॉशिंग सोडा हो जाएगा। अब ये मत पूछना दीदी वॉशिंग सोडा काई में यूज होता है, वॉशिंग सोडा कपड़े धोने में यूज होता है ना, जैसे मम्मी तुम्हें बहुत सी बार धो देती ना, ये देखो कपड़े धोने में हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, लाइक दिस। यूजेस की बात करूँ मैं तो सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास में यूज होता है, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में आप लोग का यूज होता है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। देखो एक सोडियम का कंपाउंड होता है बोरेक्स नाम का, उसमें भी हमारा क्या होता है, वो यूज होता है, ठीक है, थोड़ा हमारा यूज होता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। यार बहुत सी बार हम लोग को क्लीन करने के लिए, फ्लोर क्लीन करने के लिए, बाकी सारी चीज़ें क्लीन करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, अब बहुत से लोग तो इंडियन सोसाइटी में तो बाथरूम भी उसी से, मतलब वॉशरूम भी उसी से धो लेते हैं, क्या कर सकते हैं है ना। इट इज ऑल्सो यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ अ वाटर। तो परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव करने के लिए हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। तो हम लोग ने 4 चीजें अभी तक पढ़ ली है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और हम लोग का हो गया वॉशिंग सोडा। तो आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं सारी चीजें। अब लास्ट टॉपिक हमारा बचा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यार तुम लोग ने ये चीजें सब लोगों ने देखी होगी, है ना। और देखो अब हम लोग बताते हैं कि पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है और कैसे कैसे, मतलब आप लोगों ने कहाँ कहाँ देखा होगा। और हीटिंग जिप्सम
कैल्शियम को जब मैंने हीट किया 373 केल्विन के टेम्परेचर पे, तो उसने क्या करा, वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर दिया, मतलब उसने वाटर मॉलिक्यूल को भगा दिया, चल हट ऐसा वाला, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट मतलब CaSO4, हेमीहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम का मतलब Ca, सल्फेट का मतलब SO4, तो कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमीहाइड्रेट तो मतलब डॉट हाफ H2O। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। The substance which doctors use a plaster for supporting fracture bones। देखो बहुत ही बार यार खुदा ना करे तुम लोग को कभी फ्रैक्चर वगैरह हो, जैसे अभी मेरी मम्मी को नाउडेज फ्रैक्चर हो रखा है उनकी लास्ट वाली टो में, तो उनको क्या करा है कि डॉक्टर ने पूरा प्लास्टर चढ़ा रखा है उनके, मतलब हमारे एड़ी के ऊपर तक प्लास्टर चढ़ा रखा है। क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि वो सपोर्ट करने के लिए जो हड्डी खसकी है, जो बोन हमारी खिसकी है, उसको राइट पोजिशन में वापस फिक्स आउट करने के लिए हम लोग को प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक हम लोग फ्रैक्चर का जो प्लास्टर चढ़ाते हैं। देखो विच डॉक्टर यूज अ प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग, प्लास्टर बोलते हैं ना, प्लास्टर चढ़ा है हम लोग को फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स इन द राइट पोजीशन। जो बोन फ्रैक्चर हो चुकी है, टूट गई है हल्की सी या अपनी जगह से पोजीशन से खसक गई है, उसको राइट पोजीशन पर लाने के लिए हम लोग को प्लास्टर चढ़ाना पड़ता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ व्हाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सचर विद वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है, जब हम लोग पानी में इसको मिला देते हैं तो ये क्या होता है, जिप्सम में चेंज हो जाता है और वंस अगेन ये हार्ड सॉलिड मास। यार देखो जो प्लास्टर चढ़ता है ना वो कितना सॉलिड होता है, एकदम कड़क, एकदम हार्ड होता है। तो मैं अभी फोटो भी आप लोग को डिस्प्ले करूंगी। तो पहले तुम लोग को फॉर्मूला याद हो गया होगा, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हेमीहाइड्रेट मतलब डॉट हाफ H2O। इसको जब मैं रिएक्ट करवाऊंगी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये फॉर्मूला है, इसको रिएक्ट करवाऊंगी 1/2 H2O से। जब हम लोग इसको रिएक्ट करवाए तो मुझे मिल रहा है जिप्सम, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फाइड डॉट 2 H2O। तो ये जिप्सम का फॉर्मूला और तुम लोग को प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला याद रखना है। रिएक्शन को हम लोग वापस रिपीट करते हैं। CaSO4 मतलब कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O मतलब हेमीहाइड्रेट को जब हम लोग रिएक्ट करेंगे 1.5 H2O के साथ, तब हम लोग को मिलता है जिप्सम। 373 डिग्रीज पे लिख लेना तुम लोग, 373 केल्विन हीट करवाएंगे तब हम लोग को मिलता है जिप्सम। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 मतलब कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 H2O, ठीक है। ये देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक व्हाइट पाउडर होता है, इसमें पानी मिलाया जा रहा है। ये पानी मिलाने के बाद क्या बन जाएगा, ये पूरा की पूरा जिप्सम बन जाएगा। यहाँ लिख देती हूँ मैं यहाँ कि क्या बन जाएगा, ये पानी मिलाने के बाद ये जिप्सम बन जाएगा, ठीक है। देखो ये जिप्सम बन रहा है H2, ठीक है। अब मैं बताती हूँ तुम लोग को प्लास्टर ऑफ पेरिस फ्रैक्चर में किस टाइप से यूज होता है। देखो ये प्लास्टर जैसे बनते हैं ना, तो ये बड़ा हार्ड होता है, ये हार्ड मास का टाइप होता है। और जो जहाँ भी पोर्शन का फ्रैक्चर होता है, जैसे बहुत सी बार हाथ में फ्रैक्चर होता है, अगर एक छोटी सी उंगली में भी फ्रैक्चर होता है तो पूरे के पूरे हाथ का ही प्लास्टर चढ़ता है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था बेटू। तो आई होप प्लास्टर ऑफ पेरिस तुम लोग को ये जिप्सम बनाते हुए भी बता दिया है मैंने, पाउडर होता है उसमें पानी मिलाएंगे तो जिप्सम बन जाएगा। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का मैंने बता दिया कि डॉक्टर्स किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स, ठीक है। तो बच्चा बाटी तुम लोग का चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है, हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाला, जिसमें एसिड एंड बेसिस वाला पोर्शन हम लोग ने प्रीवियस वाली वीडियो में कंप्लीट कर रखा है, एंड सॉल्ट वाला बिल्कुल हम लोग ने पोर्शन इस वाली वीडियो में पूरा कंप्लीट कर रखा है। आप लोग ने सारी चीज़ें बहुत डीप में पढ़ी। आई होप आप लोग की हाफेली बहुत ज़्यादा अच्छे जाए और हाफेली में सारी चीज़ें आप लोग बहुत प्यारे तरीके से लिख कर आ रहे होंगे। आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, ये रही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। साथ ही साथ आप लोग इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। सोशल साइंस का भी आप लोग का कंटेंट आ गया है, साइंस का भी आप लोग पढ़ते जाइए। और अगर आप लोग को चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार, और पढ़ाना अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। यार बुरा लगता है, अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जाने। तो आप लोग समझिए यार, सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि मेरी सभी अपकमिंग वीडियोस के आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी के साथ मिलती हूँ बच्चा बाटी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखो, बहुत प्यारे तरीके से पढ़ते रहो और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, प्यारे तरीके से पढ़ते रहिए और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जल्दी ही आने वाली 1-2 दिन में। तो स्टे ट्यून विद मी, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।